हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड शिया भी दिखाई जाती है, जिसको लिली के नाम से भी बुलाया जाता है। वो यहाँ पर खड़ी होकर शियाजू के आने का वेट कर रही होती है, क्योंकि इसकी जगह पर शियाजू ने डिलीवरी करने के लिए जाना था। शियाजू थोड़ी आने में लेट हो जाती है कि उसे डांटे लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने डेट के लिए जाना था, वहाँ से मैं लेट हो रही हूँ, चलो जल्दी से ये सब चीजें पकड़ो। और रूम नंबर भी 2318 बता देती है। अब ये भी उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसने डिलीवरी करने के लिए जाना था। जैसे ही होटल में वो रूम ढूंढती है, रूम को नॉक करने वाली होती है, वैसे एक लड़का अंदर से निकलता है जो हमारा मेल लीड होने वाला था, शी चैंग। वो इसको रूम के अंदर खींच लेता और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है जबरदस्ती, क्योंकि उसको काफी हाई लेवल के ड्रग्स दिए हुए तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब से वो सुबह में उठता है तो उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर जैसे ही वहाँ ब्लड लगा देखकर अब उसे होता है कि मुझे लड़की को देख लेना चाहिए, आखिर फर्स्ट टाइम वाली लड़की थी तो ये है कौन। पर जैसे ही देखने लगता है वैसे से कॉल आ जाती। अब ये कॉल अटेंड करके जल्दी से वहाँ से जा रहा होता है, बट रुककर कहने लगता है कि जिस लड़की ने मुझे मेरी इतनी बुरी कंडीशन में मेरी हेल्प किया है, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यही सोचकर उसको अपनी वॉच दे देता है, उसकी जैकेट में रखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि होटल से बाहर आने के बाद भी अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि जो लड़की रात में मेरे रूम में आई थी उसका पता लगवाओ कि वो लड़की कौन है। मैं उस लड़की को ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैंने उसको अपनी वॉच पे दी है, इससे भी तुम्हें पता लग जाएगा। और वो एक डिलीवरी गर्ल थी। और वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो अपने सेक्रेटरी को बता देता है। अब जैसे शियाजू की भी आंख खुलती है तो उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा होता है, उसे उठा भी नहीं जा रहा होता। और फिर जैसे वो अपना ब्लड देखती है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, बट फिर भी किसी तरह हिम्मत करके रूम से बाहर निकलती और हाथ में उसके कोट भी होता है और वहाँ की चादर भी होती है। पर लिली भी इतने टाइम में आ जाती, जो आते साथ अपनी उससे चीजें वगैरह लेती और जैसी वो उस जैकेट को पहनती है तो उसमें से उसको वॉच मिलती है। वॉच को देखकर कहने लगती है कि वॉच। अब उस वॉच को देखकर उसे भी याद आता है कि ये उसी लड़के की वॉच होगी जो रात में मेरे साथ है, जिसने अपने कमरे में मुझे खींच लिया था। अभी ये सोच ही रही होती है तो लिली कहने लगती है कि इतनी महंगी वॉच कौन ही तुम्हें दे सकता है, ये फेक की वॉच होगी, इसलिए मैं रख लेती हूँ, मुझे ऐसी वॉचेस बहुत पसंद है। ये कहकर उससे वो वॉच ले जाती और रिजो उससे कुछ कह भी नहीं पाती। जाते हुए लिली कहने लगती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका फायदा मैं तो उठाऊं। ये कहते हुए हाथ में वॉच को पहन लेती है। अब इसकी डिलीवरी कंपनी में होती है। अब कंपनी के भाई वो जैसे इतनी लग्जरी कार देखती है तो उसे देखकर इसे यही होता है कि मुझे इसके साथ पिक्स बनानी चाहिए। यही सोचकर वॉच दिखाते हुए अपनी पिक्स बनाने लगती है और सेक्रेटरी भी अंदर से ये चीज देख लेता। वो पहले से ही वॉच वाली लड़की और डिलीवरी गर्ल को ढूंढ रहा था और ये दोनों चीजें उसको इस लड़की में नजर आती है और साथ में बॉस की वॉच भी तो होती है, इसलिए सेक्रेटरी इसके पास भागा हुआ आता है तो डर जाती है, कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया आपकी कार को। तो वो उसे कहने लगता है कि नहीं, आपको मेरे बॉस बुला रहे हैं। ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से उसे लेकर जाता और बहुत सी चीजें देता है। वो तो इतनी ज्यादा चीजों को देखकर, इतनी अमीरी को देखकर जितनी खुश होती उतनी कम थी। उसको इस तरह का लालच करते देखकर सेक्रेटरी को कुछ तो ठीक नहीं लगता। पर इतना टाइम में बॉस की कॉल आ जाती है तो वो सोचता है कि मुझे बॉस को ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहिए और बॉस के पूछने पर बता देता है कि मुझे वो लड़की मिल चुकी है और मैंने उसको वो सब चीजें दे दी है जो आपने बोला था। शीचिंग कहता है कि उसको जिस चीज की भी जरूरत होगी तुमने उसको हर चीज प्रोवाइड करनी है। अब जैसे कॉल कट करने के बाद वो अपनी कार से जहाँ से गुजर रहा होता वहीं से साइड से शीजो भी हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती क्योंकि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा होता है। अब ऐसे 2 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वापिस से शीजो अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए आती है तो लिली उसको अंदर जाते हुए देख लेती है और देखकर कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल ठीक थी, पर ये हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आई है। अब 2 मंथ के बाद वाली रिपोर्ट से उसे पता लगता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता और ना कुछ सुनने पर यकीन आ रहा था कि वो एक ही रात में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि क्या आप अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे इनका बाप अच्छा नहीं था बट फिर भी मैं इस बच्चे को दुनिया में लेकर आऊंगी, इसके साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकती, जितना हो सकेगा मैं इसको अच्छे से पालूंगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लिली उसी डॉक्टर के पास आती और डॉक्टर को आकर धमकियां देने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं शी चैंग जो इस कंट्री का सबसे अमीर पर्सन है उसके साथ मेरी शादी होने वाली और मैं मिसेस शी चैंग बन जाऊंगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना होगा। अब डॉक्टर भी उसके सामने क्या कर सकता था, पहले तो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कभी नहीं कर सकता, बट फिर भी उसके सामने उसे हार माननी पड़ जाती है। अब इसी तरह 9 मंथ गुजर जाते हैं। 9 मंथ के बाद शीजो की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है बट फिर भी वो क्यूट से बच्चों को दुनिया में लेकर आती है, जो एक बच्चा नहीं होता बल्कि 5 बच्चे होते हैं। ये बात तो उसे भी नहीं पता थी कि वो 5 बच्चों को पैदा करने वाली है। अब 5 बच्चे तो इसके हो चुके थे और ये अपने 5 बच्चों को बैठकर खुश होकर देख रही होती है और कहती है कि बेबी मैं आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा। अब जैसे ही ये सोच आती थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए, वैसे ही डॉक्टर आता है जिसने इसका ऑपरेट किया था। वो उसके सब बच्चों में से उसका एक बच्चा उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता और जाकर लिली को देता है। लिली जो ऑलरेडी वेट में बैठी होती है और बच्चे को लेकर बाहर आती है, उसकी मॉम भी उसका बाहर ही खड़े होकर वेट कर रही होती है क्योंकि उन लोगों ने एक पर्सन से ऑलरेडी इस बच्चे को सेल करने की डील की होती है। अब लिली की मॉम उस बच्चे को सेल तो करी होती है और उस पर्सन से पैसे भी उसी टाइम पर मांगने लगती है कि पहले पैसे दो फिर बच्चा लेकर जाओ। वो भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि एक हाथ से देना और लेना होगा, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये कहकर पैसे दे देता है। लिली की मॉम तो इतने ज्यादा पैसे देकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। शीजो जैसे ही उठती है तो अपने एक बच्चे को मिसिंग देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती और ढूंढने के लिए बाहर तक आने लगती है। जैसे उसके बाहर आने की आवाज आती
है तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिली और उसकी मॉम तो पहले ही वहाँ से भाग जाती है, बट वो जो पर्सन होता है जिसके पास बच्चा होता है वो वहाँ से नहीं जाता। शीजो भी उस पर्सन को देख लेती है और अपने बच्चे को भी उसके हाथ में देख लेती है। अब इससे चला तो नहीं जा रहा होता, पर फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उसकी तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, और उससे खींच भी रही होती है, बट वो पर्सन इसको बच्चा नहीं दे रहा होता बल्कि इसको गिरा देता है। अब बारिश भी हो रही होती है जिसकी वजह से ये भी भीग चुकी होती है और उसका बच्चा भी भीग जाता और वो आदमी उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता और ये अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल बाद दिखा जाता है कि ये रिपोर्टर बन चुकी थी। अब ये किसी के आने का जब वेट कर रही होती है तो इसको मैनेजर की कॉल आती है। मैनेजर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताते हैं कि मैंने सुना है जो रिच फैमिली शी है उनका एक वारिस आज आने वाला, वो भी 5 सालों के बाद। उसने 5 साल पहले कहा था कि वो डिलीवरी गर्ल से शादी करेगा और मुझे लगता है कि वो 5 सालों के बाद उसी डिलीवरी गर्ल से शादी करने के लिए आ रहा, तो मैं उसी का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई हूँ। पर मैनेजर कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी और वापिस आना होगा। ये कहकर मैनेजर ली कॉल कट कर देता है। और वैसे ही शीजू के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो यहीं पर कॉस्ट्यूम पहनकर आए होते हैं और दोनों आपस में लगे होते हैं कि क्या मॉम हमें देख लेंगी, क्या मॉम यहीं पर काम करने के लिए आई हुई है, नहीं हमें मॉम से बचकर रहना चाहिए। पर शीजू ने उन्हें देख लिया था और पहचानने की कोशिश कर रही होती है कि ये दोनों बच्चे कौन है, और जैसे वो दोनों मॉम को देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे शीजू को पता लग जाता है कि ये दोनों इसके ही बच्चे हैं। इसलिए वो भी इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं कि तुम दोनों बहुत तेज हो, मुझसे नहीं बचोगे। अब शीचेंग दिखाया जाता है जो आ तो जाता है, बट आते साथ ही लिली का पूछता है कि लिली ठीक तो है और वो आई क्यों नहीं है। अब सेक्रेटरी को पता होता है कि वो बहुत सी चीजें वगैरह लेकर आ रही है और बहुत से पैसे लगा रही है, बट वो ये बात शीचेंग को नहीं बताता बल्कि कहता है कि वो थोड़ी थक चुकी थी इसलिए रेस्ट कर रही होंगी, मैं उन्हें अभी कॉल कर देता हूँ। तो फौरन से शीचेंग उसे मना कर देता है कि नहीं, अगर वो रेस्ट कर रही है तो उसे रेस्ट करने तो कोई बात नहीं, जबकि वो तो बैठकर नशे कर रही होती है। शीचेंग दिखाया जाता है जो जैसे ही बाहर आता है तो रिपोर्टर्स वगैरह उसको घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, बट सेक्रेटरी कह रहा होता है कि मिस्टर शी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते। बट इतने टाइम में शीजो अपने बच्चों को पकड़ते हुए पीछे से आकर शीचेंग से टकरा जाती, जिसकी वजह से शीचेंग उसे पकड़ लेता है और वो शीचेंग को देखकर उससे पीछे हट जाती है। और शीचेंग भी जान चुका था कि ये रिपोर्टर है, तो कहने लगता है कि तुम मेरी बाहों में आ गई और इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिड्यूस कर पाओगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें बाद में अकेले में कोई इंटरव्यू देने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर शीजो को तो बड़ा गुस्सा आता और कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है और जैसी लड़की तुमने मुझे समझ लिया ना वैसी लड़की मैं बिल्कुल भी नहीं हुई है। कहते हुए वहाँ से जाने लगते और उसके पाँव के ऊपर पाँव भी देकर जाती है, जिससे शीचेंग को काफी दर्द तो होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। बट शीजो अपने दोनों बच्चों को जाकर डांटने लगती है कि तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो छोटी वाली बेटी कहने लगती है कि मैंने भाई से बोला था कि मैं आपको मिस कर रही हूँ इसलिए आपसे मिलना चाहती थी, यहाँ तक इसलिए आ गई। शीजो भी अपने बच्चों की बात पर यकीन कर लेती है, बट उसकी बेटी को ऐसा लग रहा होता है कि जो लड़के से मॉम टकराई थी वो बिल्कुल उसके डैड जैसे थे, मतलब उसके भाई जैसे लग रहे थे। डैडी का फेस और भाई का फेस आपस में काफी मिल रहा था, इसलिए वो कार के पीछे भागने लगती है और इसी में गिर जाती है डैडी कहते हुए। अब ये जल्दी से अपनी बेटी को गिरे देकर उसकी तरफ भागती है और शीचेंग ने भी डैडी वाली आवाज सुन ली थी, इसलिए फौरन से अपनी कार को रुकवाकर बाहर निकलते इससे पहले वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। बाहर आने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, पर इतने टाइम में वहाँ पर लिली आ जाती है जो आते साथ ही इसे कहने लगती है कि आप आए और आपने मुझे कॉल की। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने सुना था कि तुम रेस्ट कर रही हो तो मैंने सोचा कि तुम्हें रेस्ट करने दूं। तो वह कहती है कि आप 5 सालों के बाद आ रहे हैं तो मैं कैसे रेस्ट कर सकती थी, इसलिए मैं भागती भागती आपके पास आ गई। अभी लिली ये बात कर ही रही होती है टाइम में शीचेंग का कॉल आती है, जिस कॉल से ये पता लगता है कि हॉस्पिटल में उसके नाम का डीएनए मतलब उसके कोई बच्चे भी हुए हैं। अब ये सुनकर ये हो जाता है कि फिर मेरे बच्चों को ढूंढो, कौन है मेरे बच्चे। लिली भी उसकी ये बात सुन लेती है कि ये किसको ढूंढने की बातें कर रहा है, जबकि इधर शीजो दिखाई जाती है जो अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी और डॉक्टर से पूछने लगती है कि आप बताएंगे कि मेरी बेटी कैसी है। तो डॉक्टर उसके दूसरे बेटे की तरफ देखने लग जाती है, तो वो समझ जाती है कि मुझे दोनों बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए, इसलिए वो दोनों को ही बाहर जाने को बोलती है। जैसे ही वो दोनों बाहर चले जाते हैं तो ये वापस से डॉक्टर से पूछते हैं कि बताएं मेरी बेटी को क्या इशू है। तो वो बताता है कि आपकी बेटी को बोन मैरो की जरूरत है और उसको जल्दी से जल्दी बोन मैरो चाहिए, वरना वो बीमार होती रहेगी और इसी तरह उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो बताती है कि मेरा एक बच्चा पहले बचपन में ही गुम गया था। तो डॉक्टर कहता है कि बाकी आपके और भी तो बच्चे हैं ना, तो किसी का भी बोन मैरो आप यूज कर सकते हो। तो उसे पता था कि जान जाने का खतरा है, इसलिए वो कहने लगती है कि एक बच्चे को बचाने के लिए मैं दूसरे की जान कैसे खतरे में डाल सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, फिर आपको 1 मिलियन युआन कहीं से लाने होंगे, फिर आपकी बेटी का ऑपरेट हो सकता और सब कुछ हो जाएगा, किसी की जान को कुछ नहीं होगा। अब 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ये सुनकर ही उसे हो रहा होता है कि मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अब काफी परेशान भी होती है, घर पर आती है तो इसके चारों बच्चे बेड पर बैठकर मॉम के आने का वेट कर रहे होते हैं और मॉम इनके सामने आकर बैठ गई थी। पूछने लगती है कि तुम दोनों बाहर क्यों थे और क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर उसकी छोटी बेटी बता देती है कि हम भाई पैसे कमाने के लिए गए थे। जो ऑनर था उसने बोला था कि आप लोग अगर ये कॉस्ट्यूम पहनते और पहनी रखते हो तो आपको मैं 50 युआन दूंगा, और देखो मॉम हम आपके लिए 50 युआन लेकर आए। दूसरा भाई कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मॉम को ये बात मत बताना, मॉम हमें ये काम नहीं करने देंगी, बट मॉम हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये अपने बच्चों के हाथ से पैसे तो पकड़ लेती है, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसके बच्चे इस तरह हार्ड वर्क करें अपनी मॉम को
को हार्ड वर्क करते देखकर वो अपने चारों बच्चों से कहती है कि आप लोगों को इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मॉम है ना, मॉम सब कुछ मैनेज कर लेंगी। इतने टाइम में शीजो की मॉम बाहर से आ जाती, जो आते साथ ही उसे डांटने लग जाती है। तो शीजो भी अपनी मॉम के डांटने की वजह से उनके पास बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारे 4 बच्चों को कैसे पालूं। तो वो कहती है कि मेरी जो भी सैलरी वगैरह मिलती है मैं सब तो मॉम आपको दे देती हूँ, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि तुम्हारी सैलरी कितनी ज्यादा है और ऊपर से तुमने ये 4 बच्चे अजाब दे दिए हुए हैं, शुक्र है एक बच्चा गुम गया था, वरना उस अजाब को भी तुमने मेरे सर पर लाकर बिठाना था। एक तुम हो जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो और एक तुम्हारे नाम के जैसी नाम वाली तुम्हारी फ्रेंड शिबाई है जो अपनी माम को बाई की कंट्री भी घुमाने के लिए लेकर जा रही है। हमें ना क्या करना चाहिए, जाकर लिली से मिलना चाहिए, मतलब शिबाई से मिलना चाहिए। बट इनकी दोस्ती तो उस टाइम पर ही एंड हो चुकी थी जब शिबाई अमीर हो गई थी और अपनी गरीब दोस्त को भूल गई थी। आखिर उसी की जगह पर तो वो उसकी रिप्लेसमेंट पर आई हुई थी, तो वो कैसे ना शीजो को भूलती। और इधर लिली दिखाई जाती है जो शीचेंग के साथ आती है और शीचेंग उसके लिए डोर भी ओपन करता है और वो शीचेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। बट वो तो उसको डोर ताकि छोड़ने के लिए आया था और कहने लगता है कि मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर शीजो भी आई हुई थी और वो जैसे ही शीचेंग को देखती है तो कहने लगती है कि ये यहाँ पर, बट उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा लिली के पास जाने के लिए फोर्स कर रही होती, इसलिए वो अपनी मॉम के कहने पर लिली के घर की तरफ जा रही होती है। और इधर लिली दिखाई जाती है जो नेल पेंट लगवा रही होती है, बट लगाने वाली पर चिल्लाने लगती है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा रही, पुअर लोग और छोटी सोच। इस तरह की बातें वो गरीबों को कर रही होती है। और जैसे उसकी मॉम आती है तो वो जल्दी से अपनी मॉम के पास बैठकर शीचेंग वाली वो बात बताने लगती है कि शीचेंग किसी को ढूंढ रहा है, तो आपको याद है कि हमने वो बच्चा कहाँ पर सेल किया था, किसको किया था। अब उसकी मॉम याद करने लगती है, उसको फेस भी याद आ जाता है। कहने लगती है कि इतने साल पहले की बात है पर मैं भूल नहीं पाई हूँ और जल्दी ही मैं उसका पता भी लगवा लूंगी, बट मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस बच्चे की याद कहाँ से आ गई। तो कहने लगती है कि मैं किसी न किसी तरह अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की आ जाए मेरी जगह लेने के लिए। पर उसकी मॉम को ये फिक्र भी सताई जा रही थी कि अगर शीजू को पता लग गया कि उसके एक बच्चे को हमने ही उठाया था तो क्या होगा। तो वह कहती है कि नहीं पता लगेगा मॉम उसको। तो मॉम उसको स्लो बोलने को कह रही होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बोलो। वैसे डोर नॉक होता है तो ये जल्दी से डोर ओपन करने के लिए जाती है और शीजू को देखकर घबरा जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। बट इतने टाइम में पीछे से शीजू की मॉम आकर कहने लगती है कि हम यहाँ पर लिली से मिलने के लिए आए हैं, सुना था कि लिली यहाँ अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हुई है, तो सोचा लिली से मिलने के लिए आ जाए। अब शीजू की मॉम को देखकर उन्हें हो जाता है कि शीजू को किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं लगा जिस तरह वो हंसकर बोल रही थी, इसलिए दोनों को ही अंदर आने को बोलती है। शीजू तो वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही होती है, बट शीजू की मॉम शिबाई से लगी होती है और उसके घर को देखकर कहने लगती है कि कितना प्यारा घर है। अब शिबाई की मॉम भी कहती है कि हाँ मेरे सनीला ने ये घर लेकर दिया और सनीला बहुत ही ज्यादा अमीर है। इस तरह की बातें करके उन्हें जलाने की कोशिश कर रही होती है, बट शीजू कहती है कि मुझे पार्ट टाइम का काम करना है तो मैं चाहती हूँ। बट उसकी मॉम उसे जाने नहीं दे रही होती, बल्कि लिली की तरफ भेज रही होती कि तुम्हें उसे हाय हेलो करनी चाहिए और लिली भी उसे देखते हुए उसे बुला नहीं रही होती। लिली की मॉम उसे समझाती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें शीजू से ही बात करनी होगी। ये सुनते साथ ही लिली शीजू के साथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और उसे कहने लगती है कि पहले भी तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और तुमने बहुत ही अच्छे से अपने फिगर को मेंटेन किया हुआ था। अभी तुमने अपने फिगर को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ इतने बच्चों को पैदा करने के बाद भी। आखिर कैसे, तुम्हारे 5 बच्चे है ना, एक तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहा बल्कि अब तो 4 है, तो मैं चाहती थी कि तुम उनमें से भी एक बच्चा मुझे दे दो जिससे तुम्हारा बर्डन कम हो जाएगा। ये सुनते साथ इसे तो बड़ा गुस्सा आ जाता और कहने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ, मेरे बच्चे मेरी जान है और मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं दूंगी और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। पर शीजू की मॉम उसे चुप करवाने लगती है कि तुम्हें लिली से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पहले बात को छोड़ती, बट अब लिली बहुत ऊंची हो चुकी है तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे इतने बच्चे हैं तो एक बच्चा दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा। पर वो साफ कह देती है कि मुझे अपने बच्चे को किसी को नहीं देना। वहाँ से जाने लगती है पर अपनी मॉम के कहने से भी नहीं रुकती। जैसे ही वहाँ से बाहर निकल जाती है तो शीजू की मॉम सभी से सॉरी करने के बाद वो भी बाहर आ जाती और बाहर आकर शीजू को डांटने लग जाती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। तो शीजू कहती है कि मॉम बच्चे का मामला है और मैं अपना बच्चा कैसे किसी को उठा कर दे सकती हूँ, वो मेरी जान है और मेरे सबसे ज्यादा करीब है। मॉम मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या आप चाहोगी कि आप अपनी बेटी को किसी को भी दे दो। और फिर अपनी मॉम को ये भी बात बता देती है कि मुझे 1 मिलियन की जरूरत है, आपके पास जो भी पैसे पड़े क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो उसकी मॉम तो जल्दी से पीछे हट जाती है, कहने लगती है कि कभी भी नहीं दूंगी। अब ये तो हो जाती है कि मॉम मैंने आपको सारी सैलरी के पैसे आपको देती रही और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। पर उसकी मॉम तो उसके मुंह पर उसे साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है। अब ये अपनी मॉम के जाने के बाद सोचने लगती है कि मेरी मॉम और मुझे पता था कि मेरा एक बच्चा किडनैप हुआ है, पर इस बारे में लिली को कैसे पता लगा। ये सोचकर जैसे ही वापस से लिली की तरफ जाने लगते हैं तो इसे कॉल आ जाती है। कॉल एक भाई की तरफ से होती है जिस पर उसे कहा जा रहा होता है कि तुम यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आ सकती हो और तुम्हें 300 युआन दिए जाएंगे। अब ये पहले तो ना करना चाह रही होती है, तो वो कहता है कि ठीक है तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी जगह पर किसी और को रख लिया जाएगा। तो वो फौरन से कहती है कि नहीं बॉस मैं आऊंगी। अब वो भी बार में पहुंच जाती है और बार में आने के बाद जैसे ही बॉस के पास आते तो इसका बॉस इसे पैसे दिखाते हुए टेबल पर रखता कहता है कि तुम्हें मेरे बड़े भाई को खुश करना होगा तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। और ये कहते हुए शीजू को अपने भाई की तरफ धक्का दे देता है। अब उसका भाई भी दोनों लड़कियों को इग्नोर करके इससे बात करने लगता कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ये ड्रिंक करनी होगी। वो साफ मना कर देती है कि मैं आपके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी और वैसे भी मैं यहाँ पर सिंगिंग करने के लिए आई थी, ना कि कोई ऐसा काम करने के लिए। बट उसे फोर्स किया जा रहा होता है, वहाँ से जाने भी
नहीं दिया जा रहा होता, जबकि वो वहाँ से जाना चाह रही होती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम एक गिलास पीती हो तो तुम्हें 10,000 युआन दिए जाएंगे। अब ये सुनकर भी नहीं रुकती तो उससे जबरदस्ती की जा रही होती और उसे जैसे ही बॉस का बड़ा भाई पिलाने लगता है तो पीछे से आकर उसे कोई मारता है, क्योंकि शिजो काफी चिल्ला रही थी और उसे वहाँ पर बचाने वाला वो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि शीचेंग होता है। अब ये शीचेंग को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ, और ये भी शिजो को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ तक मेरे पीछे पहुँच के इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो कहती है कि एक्सक्यूज भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर से दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है, वही वापस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब इसे यही होता है कि ये मुझे अगर गलत समझ ही रहा है तो मुझे गलत बनकर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसे डॉक्टर की बात भी याद आ जाती है कि तुम्हें 1 मिलियन युआन लेकर आने होंगे। इसे सोच लेती है कि वो ड्रिंक करेगी और इसके सामने करेगी और हर ड्रिंक के ग्लास पर 10,000 युआन लेगी और वापिस से पूछती है कि तुमने बोला था कि एक ग्लास पर मुझे 10,000 युआन मिलेंगे। तो वह कहता है कि हाँ मैंने यही बोला था। तो ये सुनते साथ ही वो ड्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद एक ग्लास पिए जा रही होती है और उसके सामने 10,000 रखे जा रहे होते हैं। अब ये देखकर तो शीचेंग उसे मना करने लगता है कि बस कर दो, इतनी ड्रिंक मत करो। तो वह कहती है कि नहीं, अभी ग्लास एंड नहीं हुए तो मुझे ड्रिंक करने दो। ये कहकर वो सारी ड्रिंक्स पी जाती और सब पैसे इकट्ठे करके उसे दिखाते हुए कह लगते हैं कि ये लालचीपन होता है जो अब मैंने तुम्हें करके दिखाया, और उसे धक्का देकर साइड करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सेक्रेटरी आकर बताता है कि वो लड़की ठीक कह रही थी, वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी पर उसे ये काम करने को कहा जा रहा होता है और उस चीज के लिए मना करी थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और आपने उसको गलत समझ लिया। अब उसकी ये बात सुनकर ये वहीं पर बैठ जाता है और इसको शीजो से वही वाली वाइब जारी होती है जो उसने 5 से 6 साल पहले एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये लड़की वो तो नहीं है और सेक्रेटरी से भी बोल देता है कि इस लड़की का पता करवाओ। वैसे इसे लिली की कॉल आने लगती है और लिली जो उसे कह रही होती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम आज का दिन साथ में स्पेंड करते हैं ना, क्योंकि लिली ने सोच लिया था कि वो इसके साथ इंटीमेट होकर रहेगी। पर फिर से सेक्रेटरी आकर बताता है कि उस लड़की का नाम शिजो था, मैं अभी पता करके आया हूँ। ये बात कॉल पर लिली भी सुन रही होती है और वो ये बात जानने के बाद लिली से कहता है कि आज की मैं आ पाऊंगा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब ये भी शिजो के बारे में जानकर कहने लगती है कि अब मुझे इस लड़की का कुछ तो करना होगा, जब तक ये मेरे आसपास रहेगी मैं पकड़ी जा सकती हूँ। शिजो दिखाई जाती जो अपने काम के लिए आती है तो उसका कोलीग उसे बताने लगता है कि जो मैंने मिस्टर शी के बारे में मैगजीन लिखी थी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जा रही है। ये सुनते साथ ही वो भी जल्दी से पढ़ने लग जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसका काम इतना ऊपर जा रहा है। वैसे ही मैनेजर ली आ जाता है। अब मैनेजर ली से वो कहने लगती है कि क्या मैं एंकर बन सकती हूँ, क्या मैं उनका पॉडकास्ट कर सकती हूँ। तो मैनेजर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा, वैसे भी वो काम तुम्हारा नहीं है। तो कहती है क्या मतलब, वहाँ पर मेरा नेम है और मैंने रात को वो आपको मेल की थी कि आप आगे अपलोड कर दीजिएगा, कहीं आपने मेरा नेम चेंज तो नहीं कर दिया। ये कहकर जल्दी से देखने लग जाते हो, सच में मैनेजर ली का वहाँ पर नेम होता है। ये तो उसे मैनेजर ली से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रही थी, इसलिए चिल्लाने लग जाती है कि आप मेरे काम को कैसे ले सकते हो, इस पर मैंने मेहनत की थी। बट मैनेजर ली तो किसी के सामने मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये उसका काम था। वो तो उस काम से उसको दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देता और वो बेचारी आगे से कुछ भी नहीं कर पा रही होती। तो वो कहती है कि ठीक है, आप मेरे काम को अपना नाम देकर यूज कर सकते हैं, बट एंकर मैं ही बनना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम बच्चों की माँ हो, तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा बल्कि प्यारी सी कोई लड़की बनाऊंगा। तो वो पूछती है कि फिर वो प्यारी सी लड़की कौन है। इतने टाइम में पीछे से शिबाई मतलब लिली आ जाती है जो आकर कहने लगते है कि एंकर मैं बनूंगी। मैनेजर ली उसे देखते साथ ही आकर सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये हमारी न्यू एंकर है। अब लिली तो आकर उसे टॉन्ट वगैरह मारने लग जाती है, यहाँ तक कि उसे ये भी टॉन्ट मारे जा रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम काम तो करियो बट हर जगह तुमने अपने मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट लिखी होती है, क्योंकि लिली को भी ये बात पता थी कि वो यहाँ पर काम इसी वजह से कर रही है ताकि उसे अपना गुम हुआ बच्चा मिल जाए। यहाँ तक कि गुस्से में उसकी फैमिली फोटो को भी गिरा देती है जिसमें उसके सभी बच्चे होते हैं। अब जैसे वो उस फोटो को उठाने लगती है तो वो उसके ऊपर अपना पाँव करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये काम मिले तो तुम्हें मेरे शूज को चाटना होगा जो आते हुए गंदे हो गए हैं, वरना तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया जाता है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चूज करना होगा। अब ये जाना तो नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो उसके शूज को लीक करने का सोचती है कि चाट लेते हो कुछ नहीं होगा। और जैसे उसके शूज की तरफ जारी होती है वैसे पीछे से एक आवाज आती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ये दोनों ही उस आवाज पर जल्दी से उसी तरफ मुड़कर देखते हैं और वो कोई और नहीं होता बल्कि शीचेंग होता है। और ये शीचेंग को देखकर फौरन से उसके पास भागी भागी जाती है और बताते हैं कि ये लड़की मुझे यहाँ पर तंग कर रही थी और मैं इस जगह को डिसिप्लिन में लाना चाहती हूँ। आखिर यहाँ पर अब मैं काम जो करने लगी हूँ। तो वो पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो वो इशारा करके शीजो की तरफ बताती है कि ये लड़की है और देखो इसने मैनेजर ली का काम भी चुरा लिया और कहती है कि मैनेजर ली ने इसका काम चुराया है। ये सुनते शीजो को गुस्सा आता और कहने लगती है कि बात तो ठीक से करो, तुम इस बात को कंफ्यूजन में क्यों डाले हो, वो काम मेरा था बल्कि मैनेजर ली ने मेरा काम को चुराया है। अब शीचेंग जैसे शीजो को देखता है तो फौरन से पहचान जाता और कहता है कि तुम। तो लिली उसे पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, थोड़ी सी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए बस मैं इसे जानता हूँ। ये कहते हुए उसके पास जाता और कहता है कि मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था, मैंने वहाँ पर तुम्हें गलत समझ लिया था। अब सभी के सामने फिर से लिली का प्यार स्टार्ट हो जाता। कहने लगती है कि आप इस कंपनी को ले ही लो ना ताकि कोई भी मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए और ये कंपनी लेकर मुझे दे दो। अब उसकी बात से वो सब लोगों से कहने लगता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि ये मिसिस शीचेंग है, किसी को भी इसके सामने बोलने का इख्तियार नहीं है। लिली तो उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है बट शीजू को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो लिली के साथ वहाँ से जाने लगता। अब
लिली जैसे लिफ्ट के पास पहुंचती है उससे पूछे लगती है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं 5 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, बट तुमने मुझसे अभी तक शादी नहीं की। अब वो उसकी बात से थोड़ा घबरा रहा होता है, फिर अपने आप से कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें इतनी बुरी कंडीशन से बाहर निकाला था, तो तुम इसका आंस देते हुए इतना घबरा क्यों रहे हो। अब इस बात का वो उसे कोई आंस तो नहीं देता, बट जैसे लिफ्ट के अंदर जाने लगता है तो 2 बच्चे लिफ्ट से बाहर आते हैं जो दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं कि मॉम अभी क्या काम पर होंगी। अब उनकी आवाज सुनकर शीचेंग को वही बच्चे याद आते हैं जो भागते हुए उसकी कार के पीछे आ रहे थे और डैडी डैडी कह रहे थे। अब इनकी आवाज इसे सेम टू सेम वही लग रही होती, इसीलिए लिफ्ट को बंद नहीं होने देता बल्कि हाथ करके रोक लेता है। और जैसे लिफ्ट से बाहर आता है लिली भी उसके पीछे बाहर आती है कि इतनी जल्दी में ये कहाँ बाहर आया है, बट जैसे लिफ्ट से बाहर आता है तो उसे वो दोनों बच्चे नजर भी नहीं आते। वो तो उन्हें ढूंढने के लिए भागने लगता है और लिली को तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब लिली फिर से शीजो के बारे में सोचने लगती है कि इसका तो कुछ करना होगा। इसी वजह से वही ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर मैनेजर ली उसे बातें सुना रहा होता है और ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो वो कहती है कि आप मुझे फायर कैसे कर सकते हैं, एक तो मेरा काम चुराते हैं और ऊपर से मुझे ही यहाँ से निकल जाने की धमकियाँ देते हैं। ये तो बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। लिली भी आकर उसी को ही बातें सुना रही होती है। अब लिली की बातों से वो लिली से कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तो लिली कहती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे तुम्हारा एक बच्चा मांगा था, तो हम उस डील से इस डील को भी डन कर सकते हैं। तो वह कहती है कि नहीं, बच्चा तो मैं अपना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहते हुए लिली को धक्का देती है। अब जैसे वो लिली को धक्का देती है वैसे ही शीचेंग पीछे से आ जाता है जो आकर लिली को पकड़ लेता है। अब लिली तो सबके सामने उसकी फियांसे थी, इसी वजह से वो लिली का साथ देते हुए शीजो को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम लिली को इस तरह धक्का दो और उसके साथ इस तरह का बिहेव करो। और उसे कहा जा रहा होता है कि तुम्हें लिली से माफी मांगनी होगी। वो तो लिली से माफी नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए सबके सामने अपना कार्ड उतारते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करी, मैंने यहाँ से रिजाइन दे दिया है। नीचे फेंक कर वहाँ से गुस्से से जाने लगती है और जैसे वो शीचेंग के पास से गुजरती है तो फिर से शीचेंग को वही 1 नाइट स्टैंड याद आने लगता है और फिर से उसे यही लग रहा होता है कि लड़की वही है। अब इस बारे में सोच ही रहा होता है शीजो भी वापस से मुड़कर लिली के पास आती है और लिली के सामने अपना हाथ करती। लिली कहती है कि अब क्या है, तो वह कहती है कि वही वॉच मुझे वापस कर दो जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा महंगी लगी थी और दिखने में अच्छी लगी थी। अब तो मैंने यहाँ से रिजाइन कर दिया है, तो मेरी वॉच भी मुझे वापस करो। अब वॉच का सुनकर लिली हो जाती है कि वो वॉच, और वॉच का सुनकर शीचेंग भी हो जाता है कि ये कौन सी वाली वॉच की बात कर रही है और लिली से पूछता है कि ये कौन सी वॉच की बात करी। तो लिली कहती है कि कुछ नहीं। तो वह कहती है कि मैं अपनी वॉच वापस लेकर ही जाऊंगी, मेरी वॉच निकालो। पर वो चाह रही होती है कि बस ये किसी तरह यहाँ से निकल जाए, इसलिए उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम ये किस तरह की बातें करी हो, मेरे पास तुम्हारी कोई भी वॉच नहीं है। वैसे उसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते जो अपनी मॉम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमारी मॉम को बोली मत करो। अब उनकी मॉम के साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी वहाँ से बाहर निकाला जा रहा होता है और बच्चे भी डैड डैड चिल्लाने लगते हैं कि डैड क्या आप हमें बचाओगे नहीं। अब सेक्रेटरी भी देखकर सोच रहा होता है कि बच्चा मिस्टर शीचेंग जैसा कितना लग रहा है और शीचेंग भी इसी बच्चे के बारे में सोच रहा होता है और सबको रुकने का बोलकर अपने कोट में से एक वॉच निकालते हुए शीजो के सामने करके उसे पूछता है कि क्या तुम इसी वॉच को ढूंढ रही हो। अब शीजो भी उस वॉच को शौक होकर देखने लगती है। अब वही वाली वॉच पकड़ के असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या आप इसी वॉच को ढूंढ रही हैं। अब वो काफी हैरान होकर उस वॉच को देख रही होती है, बट वॉच को देखते हुए कहने लगती है कि नहीं ये वॉच नहीं है, क्योंकि उसे यही होता है कि पहले भी उसने लिली से उस वॉच का नेम कुछ और सुना था और अब उस वॉच का ब्रांड रोलेक्स बताया जा रहा होता है, जो सुनकर उसे यही होता है कि ये वॉच नहीं है। और लिली भी समझ आती है कि पहले मैंने भी इस वॉच को उस दूसरे ब्रांड के साथ मिला दिया था, क्योंकि दोनों ब्रांड आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं। तो अब इसे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये वो वॉच नहीं है और ये वो ब्रांड भी नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिली वापस से शीचेंग के पास आ जाती है और आकर उसे कहने लगती है कि इसने ये वॉच मुझे ला कर दी थी क्योंकि इसकी मेरी थोड़ी नाराजगी हो गई थी और इसने मनाने के लिए मुझे ये वॉच दी। मैंने नहीं सोचा था कि ये दी हुई चीज इस तरह वापस मांगने के लिए आ जाएगी, शर्म का मकाम होना चाहिए तुम्हारे लिए। अब उनकी ये बात सुनने के बाद शीजो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट शीचेंग को वो बच्चे अपने अपने लग रहे होते, इसलिए उन लोगों को रोककर उसकी छोटी बेटी के पास आ जाता और उससे आकर पूछने लगता है कि तुमने मुझे डैडी क्यों बोला था। अब वो बच्ची सोच में डल जाती है कि मैं इसे क्या बोलूं, तो कह देती है कि आप थोड़े मुझे ऐसे लग रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया आपको डैडी, और वैसे भी आप यहाँ के बोस थे तो मैंने सोचा कि डैडी कहना सही होगा, शायद आप मेरी मॉम को बुली होने से बचा लें। ये बात सुनने के बाद तो शीचेंग का दिल टूट सा गया था और लिली भी कहने लगती है कि तुमने अपने बच्चों की ठीक से तरबियत नहीं की, इसी वजह से वो हर रैंडम इंसान को अपना डैड कह रहे हैं और उन बेचारों बच्चों को तो पता भी नहीं है कि उनका डैड है कौन। फिर से शीजो यही कहने लगती है कि तुमने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट को अपना बना लिया। अब उसकी बात सुनकर फिर से शीचेंग आ जाता और आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है। तो वह कहती है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है, तभी तो ये बात कर रही हूँ। इस बारे में मैंने पहले से ही मैनेजर से बात की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये अपने साथ मैनेजर को भी मिला लेगी और इस तरह मुझे बुली करेगी। मैंने मैनेजर से कॉल पर बात की थी, कॉल रिकॉर्ड आप जाकर कॉल सेंटर से देख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप मुझ जैसी लड़की को इंसाफ देंगे। आपको तो अपनी फियांसे पर यकीन होगा ना। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट सच में तुम्हारा था तो तुम्हें मैं यहाँ से फायर नहीं करता, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। लिली उसे रोकना चाह रही होती है, बट वो लिली की एक भी नहीं सुनता। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो सोच में डल जाती है कि मुझे यहाँ पर काम करना होगा, वरना मैं अपनी बेटी की डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगी। इसलिए बोल देती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद शीचेंग लिली से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें बातें करे
अरे इसी वजह से मैंने उस लड़की को यहाँ पर वापस से काम पर रख लिया और उसे फायर नहीं किया। तो लिली भी कहती है कि मुझे पता है क्या मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और फिर से उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। अब शीजो जो अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है तो उसके दोनों बच्चे मॉम से पूछे लगते हैं कि क्या आप हमसे नाराज तो नहीं, या हमने आकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। अब इस बात के बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर आ जाती है और बाकी के दो बच्चों के लिए भी साथ में खाना बनाने लग जाती आते साथ ही। और चारों बच्चे जो साथ में बैठे होते हैं, उनका बड़ा भाई उन्हें डांटने लग जाता है कि तुम फिर से सिपाओ को लेकर चले गए थे मॉम से मिलवाने के लिए। तो वो अपने भाई से कहने लगती है कि आप इस तरह भाई को मत डांटे, मैंने जिद की थी। तो उसका वही वाला भाई उसे पूछे लगता है कि तुमने उस पर्सन को डैडी क्यों बोला था। तो वह कहती है कि वो मुझ जैसे लग रहे थे, देखो ना वो मुझ जैसे लगते हैं ना। तो वो भी देखकर कहने लगता है कि हाँ वो तुम जैसे लगते हैं, पर फिर कहने लगती है कि मुझे उन पर बहुत गुस्सा है, अगर वो मेरे जैसे लगते भी या मेरे डैडी हैं भी है तो मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को बुली किया। उस बैड वुमन की बातों में आकर मेरी मॉम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा उन्होंने कह दिया था। अब उसे भी गुस्सा आ जाता और बड़े वाला भाई भी ये सब बातें सुनने के बाद सोच लेता है कि आज तो जानकर रहूंगा कि मॉम के साथ क्या हुआ था। वो कैमरास वगैरह को हैक करने के बाद कैमरे से देखने लगता है कि मैनेजर ने मॉम के साथ कितनी बदतमीजी की, इसलिए वो सोच लेता है कि वो मॉम का बदला लेकर रहेगा, ये शीचेंग को तो नहीं छोड़ेगा। अब शीजो जो खाना बना लेती है, बच्चों को बुला रही होती है कि खाने के लिए आ जाओ, वैसे डोर पर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करती है और इसके घर पर कोई और नहीं आई थी बल्कि लिली आई होती है, जो साथ में बुके भी लेकर आई थी और इसे दिखाते हुए कहने लगती है कि उसने तुम्हें तो रख लिया बट मेरी रेपुटेशन को बचाने के लिए ऐसा किया, और देखो ऐसा सॉरी उसने मुझे ये बुके भी दिया, शायद ये वो बुके खुद ही बाय करके आई थी। और फिर शीजो से कहने लगती है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ और कंपनी से भी दूर हो जाओ, वरना तुम्हें पता ना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे चारों बच्चों को भी मैं जीने नहीं दूंगी और ना यहाँ पर तुम जी पाओगी अगर तुम मेरे सामने ना करती रही या मेरे सामने डटकर खड़ी रही। ये कहते हुए उसके बनाए हुए एक खाने को जमीन पर गिरा देते, यहाँ तक कि प्लेट भी नीचे गिरा कर तोड़ देती है। अब चारों बच्चे भी छुप कर ये सब कुछ देख रहे होते और कहने लगते हैं कि ये बैड वुमन यहाँ पर भी आ गई मॉम को बुली करने के लिए, अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। वो सभी पीछे से छुपके वहाँ से निकल जाते हैं बाहर के लिए और शीजो उसे भी अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है कि तुम निकलो मेरे घर से, मेरे घर पर आकर मुझ पर ही रोप जमा रही हो। अब जब वो बाहर उसे निकाल ही देती है तो लिली जब नीचे आ रही होती है तो उसके ऊपर से बच्चे पानी वगैरह गिरा देते हैं। तो वो कहने लगती है कि ये पानी मुझ पर किसने गिराया। तो वो कहते हैं कि तुम बैड वुमन हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब सुबह में शीजू जब काम के लिए जाने लगती है तो पहले अपने बच्चों के रूम में आती है, चारों को सोए देखकर उनके पास बैठ जाती है और सिपाओ को देखकर कहने लगती है कि मॉम तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी से करवा देगी। ये कहने के बाद जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाने पर उसे पता लगता है कि जहाँ पर वो बैठा करती थी उसकी हर जगह को बिखेर दिया गया है, हर चीज को नीचे फेंका गया। ये देखकर वो कहने लगती है कि ये किसने किया। पीछे से मैनेजर ले आकर कहने लगता है कि ये मैंने किया, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम वापस अपने ऑफिस वाली जगह पर बैठो, बल्कि अब तो तुम क्लीनिंग का काम करोगी। ये कहते हुए क्लीनिंग की चीजें उसे देने लगता है। तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मुझे फायर नहीं किया गया तो मैं क्लीनिंग का काम क्यों करूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें शीचेंग ने वैसे ही रख लिया है, पर यहाँ पर तुम्हारी औकात सिर्फ क्लीनिंग करने की है। अब वो उसे जबरदस्ती क्लीनिंग करने पर लगा देता है और साथ में ये भी कहता है कि तुमने टॉयलेट्स वगैरह भी साफ करने हैं। अब वो क्लीनिंग वाले सूट में आ चुकी थी। मैनेजर लिली को कॉल करके बताता है कि मैं उसको यहाँ पर जीने नहीं दूंगा, देखना उसे मुश्किल से मुश्किल कामों में भेजूंगा। और जब चीजों काम कर रही होती है तो उसके पाँव पर जानबूझकर एक चीज गिरा देता है, उसके पाँव में काफी दर्द हो रहा होता है और ये काम करने के बाद उसे सॉरी करता है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब इसके बस में क्या ही था, ये उसे कुछ भी नहीं कह पाती और कंपनी के सभी काम वगैरह कर रही होती है। अब इसी तरह वो शीचेंग के ऑफिस में पहुंच जाती। अब जब उसके ऑफिस की क्लीनिंग कर रही होती है तो जैसे उसे शीचेंग की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनते वो समझ आती है कि वो तो अभी इस टाइम पर अपने बॉस के ऑफिस में है, इसलिए जल्दी से छुप रही होती है। जब छुपकर उनकी बातें सुनती है तो उसे एक गवर्नर शुआनचेंग का पता लगता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है कि हम इतने टाइम से उसे इनवाइट कर रहे हैं बट वो हर बार हमारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, ना हमने उन्हें देखा हुआ है, समझ नहीं आती वो कि वो कैसे मिलेंगे। इस तरह की बात अपने सेक्रेटरी से कर रहा होता है। सेक्रेटरी से कहता है कि तुम्हें एक काम कहा था, एक हफ्ते बाद भी तुमसे ये काम ना हो पाया, नाम भी न जान पाए। और असिस्टेंट को डांट कर जैसे ही भेजता है तो अपनी टेबल की तरफ आते हुए उसने शीजू को देख लिया था। अब शीजू उसे देखकर चुप करके उसके सामने खड़ी तो हो जाती। तो वो शीजू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने टाइम में असिस्टेंट की आने की आवाज आ जाती है, जिसकी आवाज सुनते वो परेशान हो जाती और शीचेंग को चुप करके उसकी चेयर पर बिठा देते और खुद भी उसके सामने छुप जाती है। वो तो बेचारा देखता रह जाता है कि ये उसके साथ क्या हुआ। सेक्रेटरी आकर कहने लगता है कि मैंने आपके ऑफिस से कोई आवाज आते हुए सुनी थी, क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। ये कहकर वो अपनी सेक्रेटरी को वहाँ से निकाल देता। अब सेक्रेटरी के जाते ही वो उससे बाहर निकलने को बोलता तो वह कहती है कि अपनी टांगे थोड़ी साइड पर करो, मेरे बाहर जाने का रास्ता बनाओ। तो कहने लगता है कि मैं तो ऐसे ही रखूंगा, तुमने जैसे भी निकलना निकलो यहाँ से। अब वो भी निकलने तो लगती है बट वापिस से पीछे टेबल लगने की वजह से वहीं पर गिरने लगती है, जो शीचेंग उसे पकड़ लेता है। अब जैसे शीचेंग ने उसे पकड़ा हुआ था, फिर से ये लड़की उसको बिल्कुल वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की जैसी लग रही होती है। बट शीजो तो उसके पास से जल्दी से उठ जाती है और उसके ऑफिस से जाने तो लगती है, पर रुककर कहने लगती है कि मैंने आपकी गवर्नर वाली कोई बात सुनी है। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बातें सुनने की भी आदत है। और वो इस बात पर उससे कहने लगती है कि गवर्नर
को मैं इन्वाइट कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो वह कहता है कि कैसे। तो वह कहती है कि उसका पता मैं लगवाती हूँ कि वो कहाँ पर होगा और कैसे उनसे बात की जा सकती है। ये कहकर लैपटॉप पर सर्च वगैरह करने के लिए बैठ जाती है और फाइनली हर डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे पता लग जाता है कि गवर्नर कहाँ पर होंगे और उन तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब ये चीज देखकर वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो कहती है कि मैं 5 सालों से रिपोर्टर हूँ और छोटे मोटे कनेक्शंस तो मेरे भी हैं, इसी वजह से मैंने गवर्नर का पता लगवा लिया है। तो ये भी लैपटॉप बंद करके उसे कहता है कि फिर चेंज कर लो, मैं तुम्हें कपड़े मंगवाता हूँ। उसकी बात सुनकर इसे वापिस से पूछना पड़ता है कि आपने क्या बोला। तो वह कहता है कि तुम क्या इसी होलिये में वहाँ पर गवर्नर से मिलने के लिए जाओगी? मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपनी क्लीनिंग वाले इस यूनिफॉर्म से हटकर कुछ पहनना है। इधर मैनेजर ली दिखाया जाता है जो हर जगह पर शीशो को ढूंढ रहा होता है, पर शीशो से कहीं पर भी नजर नहीं आ रही होती। जैसे वो बॉस के ऑफिस की तरफ से आ रही होती तो मैनेजर ली उसे देखते ही उसे डांटने लग जाता है कि तुम बॉस के ऑफिस की तरफ क्या कर रही थी। तो वह कहती है कि मैं क्लीनिंग करने के लिए गई थी। अभी ये मैनेजर ली उसे डांट ही रहा होता है, यहाँ तक कि मारने भी वाला होता है। वैसे ही वहाँ पर शीचिंग आ जाता है जो आते साथ ही से रोक लेता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैंने इसको क्लीनिंग के काम पर लगाया था और ये देखो अपनी मटर कश्तियों में निकली हुई है, इसे बिल्कुल भी काम का होश नहीं है। और ये आपके ऑफिस में क्या कर रही थी? शीचिंग कहता है कि मैंने इसे बुलाया था। ये कहकर उसने शीजू को बचा लिया था। वैसे सेक्रेटरी इतने टाइम में ड्रेस भी लेकर आ जाता और कहता है कि जैसा आपने ड्रेस बोला था उस हिसाब से मुझे यही वाला ड्रेस ठीक लगा। अब जैसे शीजू वो ड्रेस पहन कर आती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और शीचेंग की तरफ जब आती है तो शीचेंग भी उसे देखकर कहता है कि ये ड्रेस तुम पर काफी सूट कर रहा है। तो वो भी शर्माते हुए कहती है कि आपकी ये बात मुझे अपने लिए कम्प्लीमेंट लगा। तो वह कहता है कि इस तरह की फजूल बातें बंद करो, चलो चलते हैं। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगा था, बट मैनेजर ली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती और सेक्रेटरी से कहने लगता है कि इसकी पहुंच गवर्नर तक कैसे हुई और ये बॉस के साथ कैसे जा रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। सेक्रेटरी कहता है कि जो भी मिस्टर शीचेंग के साथ होता है वो पर्सन कभी भी यूजलेस नहीं होता, तुम अपना सोच लो। ये कहकर सेक्रेटरी चला जाता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैनेजर ली फौरन से लिली को कॉल करके बताता है कि वो गवर्नर के घर पर शीचेंग के साथ जा रही है। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि जो गिफ्ट वो गवर्नर के लिए लेकर जा रही है वो अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करेगी। ये सुनकर मैनेजर ली तो बड़ा खुश होता है कि ठीक है आप जैसा भी करें बहुत अच्छा करेंगी। इधर शीजो दिखाई जाती है जो शीचेंग के साइड में खड़ी होती है और गवर्नर की जगह पर उनका असिस्टेंट आया हुआ था उनसे बात करने के लिए और बताते हैं कि गवर्नर ने कहा था कि वो खुद बात करने के लिए आना चाहते थे, बट कुछ कामों की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए उनकी जगह पर मैं आया, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब जब वो पेंटिंग देख रहे होते तो कहने लगते हैं कि आपने ये पेंटिंग कहाँ से ढूंढी और आपको ये आइडिया कहाँ से आया। तो वो बताते हैं कि मुझे पता लगा था कि गवर्नर का अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए मैंने सोचा कि उनको उनकी वाइफ के रिलेटेड एक गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैंने इस पेंटिंग को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फाइनली मुझे काफी ज्यादा ढूंढने पर ये पेंटिंग मिल भी गई जो मैं आपके लिए लेकर आ गई। वो कहने लगता है कि गवर्नर जैसे इस पेंटिंग को देखेंगे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और इधर एक पर्सन दिखाया जाता है जो वेटर को आकर पैसे देता और कहता है कि तुमने खाने में इसको मिला देना। अब वो वेटर भी इतने ज्यादा पैसे देखने के बाद रग मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे खाना लेकर आता तो पहले साइड में खाने को रखकर उसमें रग मिला देता और फिर खाना लेकर जाता और स्पेशली शीजू के सामने वो सूप रखता है। अब शीजू भी उस सूप को ओपन करके देखते और वैसे ही वेटर को रोक लेते हैं। वेटर भी थोड़ा हो जाता है कि उन्होंने मुझे क्यों रोक लिया, बट वो कहते हैं कि क्या मुझे नैपकिन मिल सकती है। वो फौरन से दे देता और कहता है कि आप आराम से यूज करिएगा। शीचेंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वेटर के जाने के बाद वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प किया तो तुम मुझसे क्या चाहती। तो वो पहले तो सोचने लग जाती फिर कहती है कि इस बारे में बाद में बताऊंगी और गवर्नर के असिस्टेंट के साथ ड्रिंक करने लगती है और जो सूप शीजू के लिए आया हुआ था वही वाला शीचेंग पीने लगता है। अब ये देखकर वो कहने लगती है कि ये तो मेरे लिए आया था, पर फिर कहती है कि मैंने कौन सा पी लेना था, चलो अच्छी बात है इसने पी लिया। अब शीचेंग के ऊपर उस ड्रग का असर होने लगा था, उसकी तबीयत भी हल्की हल्की खराब हो रही होती है। अब वैसे इनका खाना पीना भी कम्प्लीट हो जाता है तो वो असिस्टेंट भी वहाँ से जाने लगता और शीजू भी बाहर आ जाती है। अब शीजू उनसे बात कर रही होती है, जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है वैसे उसके जाने के बाद वो शीचेंग से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। उसने तो सोचा हुआ था कि उसको अपनी सैलरी ज्यादा करवानी है, अभी ये बात वो करने लगती है, पर वैसे ही शीचेंग को देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। पर वो तो इसकी तरफ ही जैसे अट्रैक्ट होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे पकड़कर रूम में ले जाता, रूम में जाकर उसे जबरदस्ती करने लगता है। तो वो उसे रोक रही होती तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और वही काम तो तुमने मेरे साथ किया, मुझे ड्रग देकर अपने साथ नाइट स्पेंड करवाना चाहती हो, चलो ये ख्वाहिश भी मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। तो उसे कहने लगती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, पर फिर भी वो उसको जबरदस्ती बेड तक ले जाता है, यहाँ तक कि जबरदस्ती उसे किस भी कर रहा होता है, पर वो उसे अपने आप से दूर धक्का देती है और कहते हैं कि मुझसे ये जबरदस्ती मत करो और तुम लोग अमीर लोग होते ही ऐसे हो, गरीबों के साथ इसी तरह करते हो, हम गरीबों को तो तुम लोग हाथ की कठपुतली समझते हो, जैसे चाहो वैसे चला लो, पर मैं तुम्हारे हाथ की कोई डॉल नहीं बनना चाहती। ये कहते हुए उसने खुद को उससे दूर कर दिया था और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब लिली ने भी उसको जाते हुए देख लिया था, कहने लगती है कि ये शीजू शीचेंग के रूम से क्यों निकल रही थी। वैसे ही भागते हुए आकर शीचेंग को रूम में देखने लगते जो बोतल से पानी पी रहा होता है और फिर उसे यही लग रहा होता है कि ये वही वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है, इसलिए उसका पता करवाने का सोचता है कि होटल में क्या लिली के अलावा भी तुम्हें शीजू नेम की लड़की दिखी थी। तो वो बताता है कि नहीं, वहाँ पर शीजू नेम की कोई भी लड़की नहीं थी। लिली भी ये सब बातें सुन लेती है और उसे परेशानी से लग जाती है कि क्या ये मुझ पर डाउट कर रहा है, कैसे शक हो रहा है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। अब वो सेक्रेटरी से बात करने के बाद जैसे ही जाने लगता है तो उसे शीजू का गिरा हुआ इयरिंग मिल जाता है, जिसे उठाकर वो देखने लग
जाता है। अब लिली भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख रही होती है। फिर कहने लगती है कि मुझे इस शिजू की बच्ची का कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसलिए वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। शिजू दिखाई जाती है जो सुबह में काम के लिए जाने लगती है, पर बच्चों से कह रही होती है कि तुम लोग स्कूल के लिए बिल्कुल भी मत लेट होना। वो भी मॉम के पीछे पीछे निकल जाते हैं, मम्मी मम्मी कह रहे होते हैं। अब शिजू भी जाते जाते रुककर कल भी किस होने के बारे में सोचे लगते। फिर कहती है कि मैंने तो शीचेन को थप्पड़ भी लगा दिया था, उन्होंने तो अभी तक मुझे फायर कर दिया होगा, पर फिर भी मैं काम पर जाऊंगी, पता लग जाएगा कि उन्होंने मुझे फायर किया या नहीं किया। अब शिजू उसके बच्चे तो घर से चले गए, तो उनके जाते सेक्रेटरी इनके घर पर आ जाता है मास्टर की का यूज करके, और घर पर आने के बाद कोई ना कोई एविडेंस ढूंढने लगता है कि जिससे पता लगे कि ये वो लड़की है जो शीचेन के साथ थी, जिसमें एक चीज उसे ऐसी मिलती है जिससे पता लगता है कि इसके 4 बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे हैं। पर वैसे उसको किसी के आने की आवाज आती तो फौरन से डोर बंद करता, और जैसे अलमारी ओपन करता है तो देखते का देखता रह जाता है, पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया था। वैसे शिजू दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसे स्पेशल टेबल भी दे दिया गया है, यहाँ तक कि उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, और पता लगता है कि गवर्नर की तरफ से उसको स्पेशल इन्विटेशन आया है। वो तो ये बात जानने के बाद बड़ी खुश होती है और वहाँ से खुशी के मारे चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एक और पर्सन वहाँ पर आता है जो आकर बताने लगता है कि मैं गवर्नर की तरफ से शी नेम की लड़की को लेने के लिए। अब लिली का नेम भी स्टार्टिंग शी होता है और शिजू का नेम भी शी होता है, जिसकी वजह से अब उसे ये तो कंफर्म नहीं होता कि वो किस लड़की को लेने के लिए आया। बट जैसे लिली आती है तो वो कहती है कि हाँ आप मुझे ही लेने के लिए आए हो। अब वहाँ पे बैठे हुए कुलिक्स वगैरह भी चुप हो जाते हैं, और उसकी चमची दोस्तें भी कहने लगते हैं कि हाँ आप ही नहीं लेने के लिए आए होगे। लिली तो बड़ी खुश हो रही होती है, बट एक कुलिक आकर कहने लगती है कि उन्होंने शी लिली का नहीं बोला बल्कि शिजू का बोला है। ये सुनते वो उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अपनी औकात के हिसाब से बात करो, शिजू कहाँ पर और मैं कहाँ पर। इसलिए अपनी सभी चमचियों को लेकर भी वहाँ से गवर्नर हाउस आने लगती है, जबकि हमें गवर्नर दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना हुलिया बी को गार्डनर वाला किया हुआ था, यहाँ तक कि पौधों को पानी भी दे रहे होते हैं। अब जो उनका पर्सनल असिस्टेंट होता है उनके पास आता है, कहता है कि आप ये काम खुद क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी मुलाजिम को कह सकते हैं। तो वह कहता है कि नहीं मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम खुद कर रहा हूँ। और भी पूछे लगते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को इन्वाइट किया, तो वो बताता है कि आपने एक पर्सन को उसको लेने के लिए भेजा हुआ है। तो ये सुनते गवर्नर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छी बात है। अब फिर से वो अपने काम पर लग जाते। इतने टाइम में लिली भी अपनी चमचियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है, और जैसे ही गुजरने लगती है तो गवर्नर गलती से उनके ऊपर ही पानी गिरा देता है, जिस पर लिली तो बड़ी गुस्से में आ जाती है। उसकी चमचा में उसका साथ देने के लिए गवर्नर पर चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर करने के लिए उसका ही पाप पकड़कर उसके ऊपर वैसे ही गिराने लगती जैसे उसने लिली को गीला कर दिया था। वो तो लिली से ये भी कह रहा होता है कि मैं कंपनसेट करने को तैयार हूँ, बट लिली कहती है कि एक गार्डनर क्या इतने ज्यादा पैसों का कंपनसेट कर सकता है। वैसे वहाँ पर गार्डनर को बचाने के लिए शिजू आ जाती है और आकर कहने लगती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अब शिजू भी इस चक्कर में गीली हो चुकी थी, और लिली कहने लगती है कि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे, इसी वजह से मैं इसके साथ ऐसा कर रही थी। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी और मैन के साथ ऐसा करो। पर लिली कहने लगती है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो हमें अंदर जाना चाहिए कहकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो ओल्ड मैन से पूछे लगती है कि आप ठीक तो हैं, तो वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और देखते ही शिजू को पहचान जाता है, क्योंकि एक दफा एक लड़की ने उनकी जान बचाई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर टाइम पर गई थी, पर वो लड़की उन्हें याद नहीं थी और ना ही नाम पूछ पाए थे। इसी वजह से अभी तक इतने सालों से वो लड़की ढूंढ रहे थे और आज आकर उन्हें वो लड़की दिखी थी। शिजू से कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। अब शिजू पहचान नहीं उन्हें पा रही होती, तो वो खुद ही अपना सारा वाकया बताते हैं कि तुम किस तरह मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। अब शिजू को भी याद आ जाता है। शिजू उनसे पूछने लगती है कि इतना टाइम से मैंने आपको देखा ही नहीं, अब कैसी आप ठीक तो है ना। तो वह कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा थैंक्स है तो मुझे उस टाइम पर हॉस्पिटल लेकर गई। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं। अब वो देखता है कि शिजू को सर्दी भी लग रही है, इसी वजह से अपनी जैकेट उतार कर वो शिजू को देने लगते हैं, और लिली भी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उनकी पिक्स बना लेती है ताकि वो इन्हीं पिक्स का बाद में यूज कर सके। और यह शिजू तो कह रही होती है कि मुझे जाना होगा। तो वो कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर पार्टी के लिए आई हो ना, तो तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो और तुम्हारा नेम क्या है। तो वो बताते हैं कि मेरा नेम शिजू है। शिजू का नेम सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिर यही लड़की तो आज के लिए उनके स्पेशल इनवाइट पर आई थी। बट वो अभी ये नहीं बताते कि वो यहाँ के गवर्नर है, वो अपनी इस आइडेंटिटी को हिडन ही रखना चाहते थे। और शिजू तो कह रही होती है कि कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं गवर्नर को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसी वजह से यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी ना एम्बेरस करोगे, और वैसे भी मैं तुम्हें और भी कपड़े ऑफर कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसके लिए बहुत सी चीजें मंगवा लेते हैं जिसमें ज्वेलरी भी होती है, और कहने लगते हैं कि तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। वो तो काफी हैरान होकर पूछते हैं कि आप है कौन, आपके पास इतनी चीजें कहाँ से आई, वो भी एक चुटकी पर। यही पर सीन कट हो जाता है, हमें शीचेंग दिखाया जाता है जिसके पास भागते हुए लिली आती है। अब लिली को देखकर वो पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो मुझे यहाँ पर देखकर खुश होना चाहिए, इस तरह तुम्हारा मुंह क्यों बन गया है। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, चलो तुम यहाँ पर अगर आई गई हो तो कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि यहाँ के गवर्नर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के हैं, हमें नहीं पता कि गवर्नर कौन हो सकता है, तो तुम्हें किसी के साथ भी उलझने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी। वैसी आवाज आती है कि शिजू आ चुकी है, और शिजू जैसे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही होती है तो लड़के तो उसे देखते रह जाते, और लड़कियां भी उसे देखकर हैरान हो रही होती है कि क्या ये लड़की शिजू है। और लिली देखकर कहने लगती है कि इसके पास ये ड्रेस कहाँ से आया, जबकि शीचेंग तो भागते हुए उसके पास आता है और उससे काफी हैरत वाली नजरों से देख रहा होता है। तो वो उसे खुद ही बता देते हैं कि तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस गंदा हो गया था, गीला हो गया था, इसी वजह से मैं ये ड्रेस पहन कर आई हूँ। तो वो इसकी इस ड्रेस को भी देखकर अच्छा कहता है
और उसको कल के लिए सॉरी भी करता है और कहने लगता है कि मेरे आसपास सिर्फ तुम ही एक लड़की थी और मुझे लगा कि तुमने मुझे ड्रग दिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला और तुम्हें बुरा भला कहा और सॉरी कह रहा होता है। तो उसकी सॉरी से वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना एरोगेंट पर्सन भी मुझे सॉरी कर सकता है, तो कोई बात नहीं। लिली को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी इन दोनों को लेकर बात कर रहे होते हैं जो लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे यही होता है कि लिली की जगह पर शीजू आ जाएगी शीचेंग की लाइफ में और ये चीज थोड़ी ना उसे बर्दाश्त होने वाली थी और ये चीज तो उसकी चमची से भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वैसे इतने टाइम में वही ओल्ड मैन आ जाते हैं, मतलब कि गवर्नर आ जाते हैं, जो आकर पूछे लगते हैं कि तुम्हें ये ड्रेस कैसा लगा। तो वह कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। अब शीजू भी शीचेंग का भी इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरे बॉस है शीचेंग। तो वह कहता है कि ये तो शी कंपनी के प्रेसिडेंट है ना शीचेंग, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तुम दोनों साथ में अच्छे लोगोगे। पर इतने में पीछे से लिली आ जाती और लिली फिर से ओवर होने लगती है और उसका लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि तुम मुझसे कब शादी करोगे। वो ओल्ड मैन को दिखाना चाह रही होती है कि हम दोनों साथ में। ओल्ड मैन भी शीजू से कहने लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुम इसके साथ हो, पर इसको ये बैड वुमन ही पसंद आई जो इतनी बुरी लड़की है। ये सब बातें शीचेंग भी सुन रहा होता और लिली भी सुन रही होती। शीचेंग को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती, ना ही लिली को ये बातें अच्छी लग रही होती है और शीजू भी उन्हें चुप करवाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा होने दो। और लिली भी इतनी बुरी होती है कि कहने लगती है कि इन दोनों का तो चक्कर चल रहा है, मुझे पता नहीं था कि 4 बच्चों के बाद भी तुम्हें किसी ओल्ड मैन का सहारा चाहिए होगा, ये तो डॉग और इंसान की जोड़ी लग रही है। ये कहते हुए उनकी पिक्स भी उन्हें दिखाने लगती है जो उसने 2 से खड़े होकर बनाई थी जब वो अपनी जैकेट दे रहे थे। वो तो खड़े खड़े इन दोनों पे इल्जाम लगा रही थी कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। शीजू ये बात सुनकर कहने लगती है कि तुम इतना घटिया इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती है। ओल्ड मैन भी कहने लगते हैं कि तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, उनकी तो तबीयत खराब होने लगती है, वो तो वहीं पर गिर जाते हैं। अब शीजू को भी उनकी फिक्र हो रही होती है। टाइम में उनके 2 मुलाजिम आ जाते जो गवर्नर को इस कंडीशन में देखकर जल्दी से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली लेकर आओ। वो लोग तो गवर्नर को देखने लगते हैं और शीजू भी उनके लिए परेशान हो रही होती है। लिली उसे रोकर कहते हैं कि तुम अपने इस बूढ़े आशिक के लिए भी परेशान हो रही हो। तो शीजू की तो उससे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है जो आकर शीचेंग उसे पकड़ता है और इसे देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसी अच्छी समझ लिया तो तुम घटिया लड़की हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की। अब तो तुम्हारा टच करना भी मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी इन पिक्स से साफ पता लग रहा है कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा था। यहाँ तक कि शीचेंग तो उसको कंपनी से फायर भी कर देता है। उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको कंपनी से फायर कर देता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। शीचेंग तो उसे फायर करने के बाद वहाँ से चला जाता। अब शीजू लिली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर जैसी थी और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझ पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो वो कहती है कि सिस्टर जैसी थी पर अब सिस्टर नहीं हूँ, और किसने कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर जैसी थी। और सबसे कहती है कि इसके कपड़े फाड़ दो, क्योंकि पहले तो सबको यही लग रहा होता है कि ये गवर्नर का वो डिजाइन है जो उन्होंने अभी तक लॉन्च भी नहीं किया, तो इसके पास वो डिजाइन कैसे आया। और शीचेंग ने तो उसे ये भी बोल दिया था कि मैं भी हो रहा था कि तुम्हें गवर्नर का कैसे पता लगा, पर तुमने तो उसके गार्डनर के साथ यारी लगाई हुई थी, इसी वजह से तुम्हें पता लग गया कि गवर्नर कहाँ होंगे और कैसे उनसे मिला जा सकता है। मैं तो तुम्हारे हाथों से पागल बन चुका हूँ। अब उससे सब चीजों की सजा मिल रही थी। अब मेट्स वगैरह भी घर से ये सब वीडियोस देख लेती और उसके एक बेटे के पास भी ये वीडियो पहुंच जाती, इसलिए वो सभी अपने बहन भाइयों को बताता है कि मॉम को बुली किया जा रहा है। सभी अपनी मॉम की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं और जल्दी से निकलते हैं मॉम की हेल्प करने के लिए। और तो शीजू जिसके नीचे गिरने की वजह से हाथ पर भी चोट लग चुकी थी, पर लिली की बात से कि अभी भी जब स्माइल कर रही होती तो लिली से पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हो शीचेंग के साथ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि शीचेंग के साथ मैं हो जाऊंगी तो तुम किसी रास्ते में नहीं रहोगी। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शीचेंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, वो हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर फिर से लिली उसको धक्का देकर गिरा देती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें तो मैं मार दूंगा। पढ़ते टाइम उसके बच्चे पहुंच जाते हैं, जाकर कहने लगते हैं कि तुम हमारी मॉम को कैसे बुली कर सकती हो, और फिर अपने मॉम के हाथ को देखने लगता है जिससे ब्लड आ रहा था। ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लिली भी जब उसके बेटे का बाजू पकड़ती है तो वो अपने बेटे का बाजू छुड़वाती है और वैसे लिली गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें बाई फेंकवाने का कहती है और उसके बच्चों को उसके सामने से खींच कर लेकर जाया जाता और शीजू उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती। लिली जो शीजू से कह रही होती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए 1 मिलियन पैसों की जरूरत है ना, तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए वो चेक उसे देने लगती है कि ये देखो ये 1 मिलियन, पर इसको लेने के लिए तुम्हारे लिए एक शर्त है। वो तो उसके हाथ से चेक पकड़ने वाली होती है, बट लिली उसे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होना होगा। अब अपनी बेटी के लिए वो ये सब करने को भी तैयार हो जाती है और उसके सामने नील डाउन हो जाती है, यहाँ तक कि नीचे काफी ज्यादा चीजें पड़ी होती है जिसकी वजह से वो चीजें उसके हाथ और टांगों पर लग जाती है। पर वो लिली के हाथ से जैसे ही अपना चेक पकड़ने लगती है तो फौरन से लिली उसको साइड में कर देती है और इधर शीचेंग दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहा होता है। तो उसके पीछे पीछे लड़की से पूछी होती है कि क्या आप गवर्नर से मिलकर नहीं जाएंगे, तो वह कहता है कि नहीं, मेरी ये हालत नहीं है कि मैं गवर्नर से मिलकर जाऊं। और अभी शीजू के बारे में सोच ही रहा होता है तो उसको हॉस्पिटल का पता लग जाता है जहाँ पर उसके बच्चे हुए थे। अब वो उस रोड को देख रहा होता है जहाँ पर शीजू का भी नेम होता है। अब ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा यकीन होने लगा था कि सच में शीजू के पास जो बच्चे हैं वो उसी के हैं। अब इससे पहले वो पूरा यकीन करता, उसको उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने आपको एक पिक भेजी है, जरा देखें। जैसे वो इस पिक को देखता है जो पिक कोई और नहीं होती बल्कि उसी
सी चद्दर की होती है जिसके ऊपर शीजू का ब्लड लगा हुआ था। तो असिस्टेंट बताता है कि ये मुझे उनके घर पर ये बेडशीट मिली है, तो सोचा कि मैं आपको भेज दूं। अब तो उसे पूरा यकीन आ चुका था कि शीजू के बच्चे किसी और के बच्चे नहीं है बल्कि मेरे ही बच्चे हैं। जैसे ही उसे उसके 2 बच्चे नजर आते जो बाहर सोचे होते हैं कि हम मॉम के पास कैसे जाएंगे, वैसे ही शीचेंग भागते हुए उनके पास आता और अपनी बेटी को उठाते हुए कहता है कि आओ डैडी तुम लोगों को मॉम के पास लेकर चलते हैं। और इधर शीजू दिखाई जाती है जिसको नील डाउन करवाया हुआ था और वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो वह कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी, पर तुमने मना कर दिया ना, इसलिए अब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी, या तो मेरी पहली वाली ऑफर को मान लो, अपनी बेटी मुझे दे दो। पर वो उसे कहती है कि वो मेरा खून है, मैं कभी भी अपना खून किसी को नहीं दे सकती, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं दूंगी। अब ये सुनते साथ ही वो उसको उसके गले से पकड़ लेती है। वैसे ही वहाँ पर शीचेंग आ जाता है और आगे कहने लगता है कि किसकी जरूरत है जो इसको हाथ लगाए। अब उसको देखकर फौरन से लिली उसके पास आ जाती है और आगे कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो, ये लड़की मुझे बुली कर रही थी। और शीजू जो दोनों अपने बच्चों के पास आ जाती है और आकर उनसे पूछने लगती है कि तुम लोगों को किसने बोला था कि यहाँ पर आओ। तो वो बताती है कि हमें यहाँ पर अभी डैड लेकर आया। ये बात सुनते ही वो पूछती है कि कौन डैड। तो वो शीचेंग की तरफ इशारा करती है। शीचेंग को देखती वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे डैड नहीं है। अब लिली जो फिर से उसको अपनी बातों में लेकर आ रही थी, पर शीचेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कभी इस तरह की हरकत भी कर सकते हो, तुमने उसको नील डाउन करवाया और देखो तुमने किस चीज के ऊपर उसको नील डाउन करवाया था। और वैसे शीजू को याद आता है कि इसको मेरे 5वें बच्चे के बारे में कुछ तो पता होगा, तो उसे पूछने लग जाती कि मुझे पता मेरा 5वां बच्चा कहाँ है। तो वह कहती कि मुझे क्या पता। शीचेंग भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। वैसे ही शीजू को कॉल आ रही होती तो वो जल्दी से अपना पर्स ढूंढती और कॉल अटेंड करती है। तो पता लगता है कि उसको हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आई थी। उसका जो एक बच्चा होता है वो गाड़ी से टकराने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था और दूसरा भी साथ में हॉस्पिटल होता है। ये बात सुनते वो जल्दी से परेशान होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ये लिली को पिक दिखाने लगता है कि ये देखो ये शीजू के घर पर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। तो अब ये पिक देखते साथ ही इसे पता लग जाता है कि मेरा भांडा तो यहाँ फूटने वाला है। तो कह देती है कि ये ब्लैंकेट तो मेरी थी। आपको पता है कि मेरी और शीजू की बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे हम सिस्टर्स होती हमारी दोस्ती ऐसे थी। तो मैं उसके घर गई थी और मैंने उसी के घर पर ये ब्लैंकेट छोड़ दी थी, ये मेरी है। अब यहाँ पर भी उसने साफ झूठ बोल दिया था, पर शीचेंग अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। तो वह कहती है कि आंट से पूछ लेना, शीजू की मॉम से, वो बता देगी कि हम अच्छी दोस्तें थी या नहीं। पर वैसे आकर शीचेंग को बताया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट गलत थी। हॉस्पिटल से हमें पता लगा है कि उसने तो वहाँ पर किसी भी बच्चे को बर्थ नहीं दिया था। अब ये बात जानने के बाद शीचेंग लिली की बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है और उसी पर्सन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने पहले गलत इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे क्यों दी। तो वह कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली। इतने टाइम में पीछे से गवर्नर भी आ जाते हैं जो अब अपने गवर्नर वाले रूप में आए थे और लिली उन्हें देखने के बाद कहने लगती है कि ये तो वही ओल्ड मैन है ना, बट वो बताते हैं कि नहीं मैं गवर्नर हूँ। ये बात सुनकर तो ये लिली को यकीन ही नहीं आ रहा होता। कहने लगती है कि आप ही गार्डनर का काम क्यों कर रहे थे। तो वह कहता है कि मुझे अच्छा लगता है वो काम करना, इसीलिए मैं कर रहा था, और जितने घटिया तुमने मुझ पर और शीजू पर इल्जाम लगाए उसकी वजह से मुझे वापिस से अपने गवर्नर वाले रूप में आना पड़ा। मैंने सोचा था कि मैं वैसे सबके सामने आ जाऊंगा, पर तुमसे ना ये बात बर्दाश्त हुई। और तुम यहाँ पर किस लिए आए। तो कहती है कि मैं गवर्नर की तरफ से इन्वाइटेड हूँ। तो कहता है कि अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया था बल्कि शीजू मेरी तरफ से इन्वाइटेड थी। अब ये बात सुनकर लिली की दोस्तें भी हो जाती जो उसकी चमचियां होती है कि क्या सच में लिली इन्वाइटेड नहीं थी और वो तो लिली की साइड से ही तो आई थी। अब यहाँ पर तो लिली भी शर्मिंदा हो रही होती है और शीचेंग भी अफसोस ही कर सकता था कि लिली ने क्या काम कर दिया है। गवर्नर कहते हैं कि इसे मुझसे सॉरी करना होगा वरना मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा, तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो लिली को सॉरी करने को बोल रहे होते हैं, नील डाउन होने को कह रहे होते हैं, बट लिली होना नहीं चाह रही होती और शीचेंग से कहती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अब यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करो ना। शीचेंग बोल देते हैं कि लिली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो गवर्नर कहते हैं कि तुम इस लड़की के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा कैंसिल करवाना चाहते हो, अगर तुम्हारी यही विश है तो कोई इशू नहीं है, तुम अपनी इस विश को भी पूरा कर सकते हो। अब लिली देख रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो शीचेंग के लिए जैसे ही नील डाउन होने वाली होती है तो शीचेंग उसे वहीं पर रोक लेता है और कहता है कि मुझे आपके साथ कोई भी डील नहीं करनी। तो गवर्नर भी कह देता है कि ठीक है कोई इशू नहीं, जाओ ले जाओ अपनी लड़की को, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस तरह की कोई लड़की पसंद आएगी। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बैड वुमन है जबकि शीजू इसके सामने बहुत अच्छी है। मुझे तो था कि तुम दोनों का कपल होगा, बट तुम्हारे कपल को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लिली को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती और शीचेंग भी कहता है कि आपको हमारे बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए और लिली को लेकर वहाँ से चला जाता। अब दोनों बच्चे भी छुपकर इन दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं। अब उसी में से एक ने अपनी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट को चेंज कर दिया था और ये दिखाया था कि उसकी मॉम ने कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए, कोई उनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वो कोल्ड की वजह से वहाँ पर गई थी। और इधर शीजू का हॉस्पिटल वाला बच्चा दिखाया जाता है जिसके पास सी ग्रुप का सीईओ आकर बैठा होता है। वो अपना ब्लड भी इस बच्चे को देने वाला था। उसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि सर आप ऐसा क्यों करें, आप एक बच्चे के लिए अपना ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। तो वो कहने लगते है कि बस मेरा दिल करा और अगर मेरा बेटा होता तो उसकी भी एज यही होती, बस उसी का सोच के मैं ऐसा कर रहा हूँ। और असल में एक्सीडेंट हुआ कैसे था वो दिखाया जाता है। ये दोनों भाई भागते हुए इसकी कार के आगे आ जाते और टकराकर एक नीचे गिर जाता है और अब इसके सर पर भी चोट आई हुई थी। सामने बेड पर लेटा होता है। टाइम में शीजू भी पहुंच जाती। जैसे ही वो पहुंचते तो जल्दी से भागकर अपने बेटे के पास आती और साइड में भी एक बेटा खड़ा होता है और जो पर्सन उसको हॉस्पिटल में लेकर आया था उसे देखकर थैंक्स कहती है। तो वह कहता है कि सॉरी मेरी वजह से आपका बेटा
बेटा हॉस्पिटल तक पहुँचे, ये मेरी कार के आगे अचानक से आ गया था। वैसे डॉक्टर वहाँ पर आकर बताते हैं कि आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते बच्चे को, उनका रिलेटिव ब्लड नहीं दे सकता। अब ये सुनकर और भी ज्यादा शीजो शौक होती है, क्योंकि बताया जा रहा था कि असल में सी ग्रुप के सीईओ इसके डैड थे। ये बात तो बिल्कुल भी यकीन करने के काबिल नहीं थी, इसी वजह से शीजो भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही होती। सी की सेक्रेटरी भी कहती है कि मैं अपना ब्लड दे देती हूँ, मेरा ब्लड टाइप भी यही है। ये कहकर वो डॉक्टर के साथ ही वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद सी भी शीजो को पहचान जाता है, क्योंकि शीजो जहाँ पर पढ़ती थी वहाँ पर ये उसका सीनियर था और ये मीडिया की सबसे प्यारी लड़की थी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी थी। इसी वजह से शीजो कहती है कि उन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं, मैं फ्यूचर में काफी आगे निकल चुकी हूँ तो मैं अपने पास्ट को याद नहीं करती। अभी वो अपनी वाइफ का बताते हैं कि मेरी वाइफ की बर्थ देते हुए डेथ हो गई थी और उसके बाद मुझे ये अपना बेटा मिला ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और आज देखो तुमसे मुझे अपना बेटा मिल गया। शीजो तो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही होती, उसे यही होता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सी को तो रूम से भी बाहर निकाल देती है, वो भी रूम के बाहर जाके खड़े होकर बड़ा खुश हो रहा होता है अपने बेटे को पाकर। जैसे ही रूम के बाहर से चला जाता है वैसे उसको उसका असिस्टेंट पीछे से आकर बताता है कि वो लड़की तो बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई है। सुनते साथ ही फौरन से रूम की तरफ जाता है, रूम सच में खाली होता है और शीजो भी अपने दोनों बच्चों को घर पर ले आई थी और घर पर चारों ही साथ में सोए होते अपने बच्चों को बैठकर देखने लगती है और उन्हें प्यार वगैरह करने के बाद वहाँ से चली जाती। जैसे ही वो चली जाती चारों बच्चे उठकर बैठ जाते क्योंकि वो सोए ही नहीं थे। अब उन लोगों ने पता करवाना होता है कि हमारे असल में रियल डैड कौन है। अब ये तो पता होता है कि शीचेंग एक सिस्टर का तो रियल डैड है और दूसरे वाले का भी अब पता लग गया था। अब तीसरे और चौथे का ढूंढना था कि उनके डैड भी क्या अलग अलग है। अब एक बेटा तो उसका फुल इन्वेस्टिगेशन करने पर लग जाता और उन्हें सच में पता होता है कि उनके अब 4 डैड्स हैं, 4 ही बच्चे थे और 4 ही डैड थे। अब बारी बारी हमें चारों डैड दिखाए जाते हैं, बट बच्चे कहते हैं कि हम मम्मी के साथ रहेंगे, मम्मी ने इतना टाइम हमें पाला और वो बहुत अच्छी है, हम डैड के पास नहीं जाएंगे। ये उसकी छोटी बेटी कह रही होती है। बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ प्रॉमिस करो कि हम मॉम को छोड़कर नहीं जाएंगे, आखिर मुश्किल टाइम में मॉम ने हमारा साथ दिया है। यहाँ तक कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीजो ने स्कूल छोड़ने के लिए आती है किंडरगार्टन, तो वो अपनी मॉम को किस करते हैं। बाकी सब भी कहते हैं कि मॉम हमने आपको किस करना है, बट शीजो कहती है कि आज तुम लोगों को क्या हो गया है, चलो जाकर पढ़ो मैं जाती हूँ। ये कहकर वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब मॉम के जाने के बाद उनकी तरफ एक पर्सन आ रहा होता है जो आकर अपने बारे में बताता है कि मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेट करता हूँ क्रिमिनल्स की। तो एक तो कहने लगता है कि मुझे इस तरह की यूजलेस टैग नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने बाकी बहन भाइयों के साथ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि ये मेरे डैड है। और उसके डैड भी उसके जाने के बाद अपनी वाइफ की पिक देखते हुए कहने लगता है कि मैं अपने केसेस में बिजी होने की वजह से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया था, पर अब मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगा। अब अपने बेटे को कभी भी अकेले नहीं होने दूंगा, बहुत मुश्किल से जाकर मुझे अपना बेटा मिला है। इधर शीजो दिखाई जाती है जो कंपनी में आती है, तो मैनेजर उसे देखकर कहने लगता है कि इतनी बेइज्जत होने के बाद भी तुम यहाँ कंपनी में आई हुई हो। तो वो अभी उससे पूछती इतने टाइम में पीछे से शीचक भी आ जाता है लिली के साथ और वो कहती है कि मेरा रिजाइन का थोड़ा इशू है और जो पैसे मेरे रहते हैं वो मैं कंपनी से लेकर जाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी। अब लिली कहती है कि शीजो अगर यहाँ पर आई गई हो तो शूज सिलेक्ट करवाने में मेरी हेल्प ही कर दो, बता दो कौन से वाला शूज अच्छा लगेगा। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब शीचक भी लिली के कहने पर उसे कहता है कि तुम्हें शूज सिलेक्ट करवाना होगा वरना यहाँ से नहीं जाओगी। तो वो उसके कहने पर एक उसे शूज बताती है और लिली उसे कहने लगती है कि ये मैंने शूज अपनी वेडिंग के लिए तुमसे सिलेक्ट करवाया, मैं और शीचक नेक्स्ट मंथ शादी करने वाले हैं और उससे पहले हमारी एंगेजमेंट पार्टी होगी और तुम्हारा थैंक्स, अगर तुम ना होती तो शायद ये कभी भी पब्लिकली ये बात अनाउंस न करता। शीजो कहती है कि जो मर्जी करो। तो लिली कहती है कि अगर शूज सिलेक्ट करवा ही दिया तो मेरी हेल्प भी करवा दोगी। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे एक बात भी करनी है, तो कहीं सेपरेट में जाते हैं ना। तो वो भी कहती है कि हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है और सेपरेट में रूम में लेकर आने के बाद पहनवा रही होती है और ये भी चुप करके नीचे बैठ के उसके शूज को उसे पहना रही थी और फिर उसकी टांग पकड़ कर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरा 5वां बच्चा कहाँ पर है। तो वह कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे छोड़ो। पर शीजो से छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती। इतना टाइम में शीचंग आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, साइज ठीक नहीं था शूज का, बस वही ठीक कर रही थी। तो वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने क्या तमाशा कंपनी में लगा कर रखा हुआ है क्या, तो पता नहीं है कि बाहर से भी लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि उसे इन दोनों के इस तरह लड़ने पर काफी गुस्सा आ रहा था। वैसे शीजो को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि किंडरगार्टन में कुछ हुआ है उसके बच्चों के साथ ही। सुनते साथ ही वो परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। अभी तक किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीजो की छोटी बेटी बैठकर खेल रही होती है। वैसे एक लड़का जानबूझकर उसके साथ लगकर गुजरता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। ये देखते ही उसके भाई को गुस्सा आता है, उस लड़के को मारने लग जाता है कि तुम मेरी सिस्टर को मेरे सामने बुली कैसे कर सकते हो। तो वह कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरे रास्ते में आई थी। तो कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आई थी बल्कि वो ऑलरेडी खड़ी हुई थी और तुमने जानबूझकर उसे धक्का दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी। अब इसी लड़ाई को लेकर शीजो की मॉम ऑलरेडी वहाँ पे पहुंची हुई थी। वो जल्दी से आकर अपनी बेटी को देखने लग जाती है, पर इतने टाइम में वो लेडी भी वहाँ पर आई होती है जिनके बेटे के साथ उसके बच्चों की फाइट हुई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरा पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और वो असल में कोई और नहीं थी बल्कि लिली की इमाम थी और ये लिली का छोटा भाई था जिसने इसके बच्चों के साथ बदतमीजी की थी। पर लिली की मॉम को अपने बच्चे की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। वो तो बल्कि कह रही थी कि शीजो अपने बच्चों को बोलो कि मुझे सॉरी करे और मेरे बेटे को भी सॉरी करे। पर उसके बच्चे कहते हैं कि नहीं मॉम, भाई ने पहले फाइट स्टार्ट नहीं की थी बल्कि कहीं आकर मुझे टकराया था और उसके बाद ही भाई ने इसे बोलना स्टार्ट किया कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो लिली की मॉम भी
अभी दूसरे वाला वे यूज करती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना, शीचेंग मेरा सन इन लॉ बनने वाला, जैसे वो मेरा सन इन लॉ बन जाएगा वैसे ही मैं इस किंडरगार्टन को बहुत ज्यादा प्यारा बना दूंगी, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वो भी एक कंडीशन पर। तो वो उसे पूछती है कि जीजी बताएं। वो तो टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आखिर उसका किंडरगार्टन बहुत अच्छा बनने वाला था शी फैमिली का साथ देकर। तो वो कहती है कि तुम्हें इन सब बच्चों को स्कूल से निकालना होगा। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी वो थोड़ा घबराई रही होती है। वैसे ही दूसरी तरफ शीचेंग दिखाया जाता है जो किंडरगार्टन ही पहुंचा हुआ था। असिस्टेंट पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तो वैसे ही आया हूँ, और याद करने लगता है कि शीजो को किंडरगार्टन की तरफ से कॉल आई थी और वो घबराते हुए यहाँ पर आई थी। फिर कहने लगता है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। असिस्टेंट बताता है कि लिली का छोटा भाई भी तो यहीं पर पढ़ता है। अभी ये बात उसे पता लगती है। वैसे ही दूसरे शोर की आवाज आ रही होती तो वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो लिली की मॉम की सब बातें सुन लेता है कि वो बच्चों को स्कूल से निकलवा रही है और उसके नेम का गलत यूज कर रही है। जैसे वो चिल्लाते हुए इस तरफ आता है तो ये देखते हैं लिली की मॉम तो जल्दी से शीचेंग की तरफ हो जाती है कि सन इन लॉ तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शीचेंग ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, पर वो अपनी मदर इन लॉ से कहने लगता है कि चाहे मैं आपका सन इन लॉ बनने वाला हूँ, पर आप इस तरह गलत यूज नहीं कर सकती मेरे नाम का। और आपको किसने बोला कि मैं आपके कहने पर कुछ भी करूंगा? आप इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। वो तो घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जब बच्चे शीजू से पूछे होते हैं कि क्या टीचर हमें स्कूल से निकाल देंगी, तो शीचेंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। पर शीजू से कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो वो जल्दी से उन्हें रुकने का बोलता है और रुकने का कहकर अपनी बेटी का हाथ जल्दी से पकड़कर वो बर्थ मार्क को देख लेता है जो सेम टू सेम उसकी बाजू पर भी होता है, हार्ट का निशान। ये देखकर कहने लगता है कि ये तो सिर्फ शी फैमिली के पास होता है, क्या ये मेरी सच में बेटी है? अभी ये बात सोच ही रहा होता है पर शीजू अपनी बेटी को लेकर वहाँ चली जाती है अपने बाकी बच्चों के साथ। असिस्टेंट कहने लगता है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो वो उसे क्लिप देते हुए कहता है कि डीएनए टेस्ट करवाओ, मैं कंफर्म करवाना चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी है क्या नहीं। वैसे ही जब वो किंडरगार्टन से बाहर आता है तो सब बच्चों को और शीजू को लेने के लिए आता है। सभी बच्चे उसकी कार में बैठ रहे होते हैं और ये चीज शीशेंग भी देख लेता और देखकर कहने लगता है कि इन बच्चों का तो ऑलरेडी डैड है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या अभी भी डीएनए करवाने की जरूरत है या नहीं। तो वह कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर उस क्लिप को पकड़कर वहीं पर फेंक देता है। अब शीजू जो सी के साथ बैठ तो जाती है बट अंदर बैठकर उसे लड़ने लग जाती है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तो वह कहता है कि तुमने मुझे अपना सीनियर बोला है और वैसे भी वो मेरा बेटा है, पर वो उसे साफ मना कर देती है कि वो मेरा बच्चा, मैंने उसे पाला और मेरा ही रहेगा। ये कहकर अपने बच्चे से भी कहती है कि कार से बाहर निकलो और खुद भी बाहर निकल जाती है। सी उसे रोकता ही रह गया था जबकि वो तो सिर्फ उसके साथ कंपनी की बात करने के लिए आया था कि तुम मेरी कंपनी के साथ काम करने लगो। आखिर तुमने भी तो कंपनी से रिजाइन दे दिया है, तो अब ऑफिशियली मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो। पर उसने तो उसकी बात का गलत मतलब ही समझ लिया था। अब बाहर जाकर सी वापस उसे रोकने लग जाता है बट वो रुक नहीं रही होती और ये चीज लिली की मॉम देखकर उसकी वीडियो बना लेती है और आकर लिली को वीडियो दिखाने लगती है और बताती है कि देखो ये तो सी ग्रुप के सीईओ के साथ भी है। लिली को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि क्या मतलब, ये इतने अच्छे लोगों को कैसे जानती है। और उसे ये भी शक होता है कि कहीं ये किसी बच्चे का बाप तो नहीं है, क्योंकि आखिर हमने 3 बच्चों को चेंज किया था, वो भी बस शीजू पर बर्डन बढ़ाने के लिए। और लिली का भाई भी उसको आज किंडरगार्टन में होने वाला सब कुछ बता रहा होता है और लिली कहती है कि हमें कुछ करना होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया। ये कहते हुए लिली के कान में उसे कुछ बताने लगती है और लिली को भी वो आइडिया अपनी मॉम का काफी अच्छा लगा था। नेक्स्ट उसकी मॉम खुद ही अपने बेटे को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाती है और जैसे ही छोड़ती है तो उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। वो तो वहाँ से क्लास के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद वो देखती है कि शीजू के चारों बच्चे भाई बहुत मजे से खेल रहे हैं। ये देखकर मौके का फायदा उठाते हुए उनकी बोतल में कुछ मिला देती है, एक की बोतल में, और छुप कर देखने लगती है कि वो पानी पियेंगे या नहीं पियेंगे। उनमें से उनकी एक सिस उस पानी को पी लेती है। ये देखकर लिली की मम को तो बहुत खुशी होती है और शीजू दिखाई जाती जो डिलीवरी का काम करने के लिए आती है और वहाँ का बॉस इसकी सीवी को देखकर कहता है कि तुम तो रिपोर्टर की जॉब कर चुकी हो, क्या तुम सच में डिलीवरी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि जी मैं सच में डिलीवरी करना चाहती हूँ। तो वो उसको हायर कर लेता और ये भी डिलीवरी का काम स्टार्ट कर देती है। वैसे इसे कॉल आती है और इसे पता लगता है कि सिबा हॉस्पिटल में है। ये सुनते साथ ही वो फौरन से उसके पास हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ वह पहले से ही सीचेंग बैठा हुआ था। वो उसको डिलीवरी वाले हुलिया में देखकर कहने लगता है कि तुमने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो वह कहती है कि हाँ तुम्हें क्या, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। तो वह कहता है कि तुम मुझसे कार्ड ले लो, बच्चों का खर्चा वगैरह यहाँ से उठा सकती हो। तो वो फौरन से मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर क्या करो, आपकी वाइफ जेलस हो जाएगी, आपको यहाँ पर मेरे पास नहीं होना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि लिली मेरी वाइफ नहीं है। तो वो बोल देती है कि मुझे इससे मतलब नहीं, जो भी हो। और इसकी बातों की वजह से तो सीचेंग को गुस्सा आ जाता है, खुद ही गुस्से में बाहर आ जाता है क्योंकि वो उसे वहाँ से बाहर निकलने को बोलती है। बाहर आने के बाद भी अंदर गुस्से से देख रहा होता है और फिर वहाँ से चला गया था। अब उसके जाने के बाद जैसे ही शीजू के पास डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर से परेशान होकर पूछने लगती है कि मेरी बेटी ठीक तो है। तो डॉक्टर उसे बाहर ले जाता है बात करने के लिए और डॉक्टर कहता है कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेट होना होगा और उसके लिए 1 मिलियन की जरूरत है, तुम्हें कहीं से भी पैसे लेकर आने होंगे। ये कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है पर शीजू की तो हालत खराब हो जाती है। उसके लिए ये पैसे लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। अपनी मॉम को कॉल करती है और मॉम से कहती है कि आपके पास जो भी पैसे जुड़े हुए मेरे दिए हुए वो पैसे मेरी बेटी के लिए वापस कर दे। और उसकी मॉम साफ मना कर देती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है।
है तो वो कहती है कि मॉम इतने टाइम से आप मेरे पैसों को जोड़ रही थी और आज मेरी बेटी को जरूरत है, आखिर उसकी जिंदगी को बचाना है मुझे, वो जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। पर उसकी मॉम उसकी कॉल को कट कर देती है। शिजू के पास एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। इतने टाइम में लिली आ जाती है जो आगे कहने लगती है कि तुम्हारी पैसों की परेशानी को मैं पूरा कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी बीमार है, अगर तुम अभी भी पहले वाली डील को लेकर चलती हो तो तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट मैं करवा दूंगी। तो वह कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कभी भी उसको माँ जैसा प्यार नहीं दे सकते और तुम्हें मेरी बेटी चाहिए ही क्यों। तो वह कहती है कि बस मुझे चुप करके अपनी बेटी दे दो। अब शीजू से कितना ही ना कर सकती थी, उसकी बेटी का प्यारा सा मासूम सा चेहरा उसके सामने आने लगता है जिसकी जान वो बचाना चाहती थी, इसलिए इस डील के लिए भी हाँ कर देती है और कहती है कि बस मुझे 5 मिनट देना। ये कहकर सिबाओ के पास जाकर उसे जाकर प्यार करने लगती है। सिबाओ भी अपनी मॉम की आवाज से उठ गई थी और मॉम से कहती है कि मॉम क्या मैं बीमार हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शिजाओ कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बस जल्दी से अब सो जाओ, मॉम बाहर जा रही है। ये कहकर शिजाओ जैसे ही बाहर आती तो लिली को अंदर नहीं जाने देती और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी का मुझ जैसा क्या रखोगी। वो रात में कंबल को टांगे मारती है और उसके ऊपर बार बार कंबल देती रहना। इस तरह की बातें जब वो कर रही होती तो लिली कहती है कि पीछे हटो मेरे रास्ते से, और अंदर जाकर सिबाओ को उठाकर लेकर जाने लगते। उसके दोनों भाई भी सामने से आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम लोग सिबाओ को नहीं लेकर जा सकते। पर लिली तो उन्हें भी दूर करके सिबाओ को वहाँ से लेकर जा रही होती और शिजू भी उन्हें मना कर देती है कि उसका पीछा नहीं करो। अब दोनों उसके बेटे उसके पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि सिबाओ कहाँ चलेगी, आप क्यों नहीं चाहती कि सिबाओ वापस आए। शिजू कहती है कि सिबाओ के लिए यही ठीक है और सिबाओ भी रोते हुए जा रही होती है। सिबाओ को लाकर कार में बिठाया जाता है और लिली अपने दोनों गार्ड से कुछ बातें वगैरह करने लगती है और इतने टाइम में सिबाओ भी मौका देकर कार की दूसरी साइड से वहाँ से निकल जाती है। अब कार को खाली देखकर सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं कि सिबाओ कहाँ पर गई और वो भागते हुए कहने लगती है कि मॉम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मॉम ने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही चीजें बस उसके माइंड में आ रही होती है, पर चलते चलते उसे चक्कर आ जाते हैं। जैसे ही गिरने लगते तो सीचेंग आकर उसे पकड़ लेता है। अब इतने में पीछे से लिली भी पहुंच जाती है। लिली सीचेंग को देखकर सोच में डल जाती है कि उसे क्या कहना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। सीचेंग उससे पूछा होता है कि सिबाओ तुम्हारे पास क्या कर रही है, और सिबाओ जो बेहोशी की हालत में भी यही कह रही होती है कि मामा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सीचेंग को तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है और लिली को भी मौका मिल जाता है और वो फौरन से एक बहाना बना लेती है, कहती है कि शीजू ने अपनी ये बेटी मुझे खुद दिया। तो वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी तुम्हें खुद दे। तो वो कॉल रिकॉर्ड दिखाती है कि उसने देखो मुझे खुद कॉल की थी और उसी ने मुझे अपनी बेटी दी है। वो सी ग्रुप के साथ होना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे बर्डन बन रहे हैं, तो वो इन बच्चों को अपने से दूर करके सी ग्रुप के साथ जाना चाहती है। शीचेंग उसकी बातों को सुनने के बाद जब सिबाओ की बात को सुनता है तो उसे यकीन आ जाता है लिली की बात पर, क्योंकि वो भी तो यही कह रही थी कि मॉम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इधर शिजाओ दिखाई जाती जो घर पर बच्चों के साथ बैठकर खाने लगती, ना उसका खाना गुजरा होता ना ही बच्चे कुछ खा रहे होते हैं। तो वो लोगों से कहती है कि तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तो कहते हैं कि हमारा सिबाओ के बगैर दिन नहीं लग रहा, हमें अपनी सिस्टर वापस चाहिए। कहकर सभी खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। शिजाओ को भी बहुत बुरा लग रहा होता और कहने लगते हैं कि सिबाओ के लिए यही ठीक था, वरना वो यहाँ पर मर सकती थी। शीजू जो खाने बगैर ही उठने वाली होती है, वैसे उसे कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करके उसे पूछ रही होती है कि आप कौन। तो वो आगे से यही पूछता है कि आप शीजू हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं शीजू, पर आप कौन हो। वो अपना तो नहीं बताता बट यही कहता है कि अब तुम्हारी बेटी लिली के पास ठीक नहीं है, तुम्हें लिली से अपनी बेटी को वापस ले लेना चाहिए, वो तुम्हारी बेटी को मार देगी क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। ये बात सुनते ही इसे तो होश ही नहीं रहता कि वो उसका पूछे कि वो कौन था कौन नहीं, बस उसे ये पड़ जाती है कि मुझे लिली से जाकर अपनी बेटी को वापस लेना होगा, क्योंकि उसे यही होता है कि पहले भी मेरा बच्चा एक खो गया था, अब मेरे से मेरी ये बेटी भी ना खो जाए, क्योंकि कॉलर ने भी उसको यही रेफरेंस दिया था। और इधर लिली दिखाई जाती है जिसकी एंगेजमेंट पार्टी हो रही होती है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आए होते हैं और जो उसके यूनिक के फ्रेंड्स होते हैं वो सब भी उसे पूछे होते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड शीजू नहीं आई, वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना, तुम्हें तो उसको भी इन्वाइट करना चाहिए था। ये उनकी बातों पर कुछ भी नहीं बोलती। वैसे ही शीचेंग आ जाता है तो ये फौरन से शीचेंग के साथ चिपकू की तरह चिपकने लग जाती है। शीचेंग तो कॉल सुनने के लिए वहाँ चला जाता है, वो तो उसके दोस्तों की बातों को भी गौर से नहीं सुनता, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। जैसे शीचेंग जाता है वैसे ही वहाँ पर शीजू आ जाती है जो आकर अपनी बेटी का लिली से पूछने लगती है, पर लिली उसे कहने लगती है कि तुमने अपनी बेटी मुझे खुद दी थी ना, तो अब उसका पूछने के लिए क्यों आ रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जहाँ पर शीजू को जाने वाले उसके दोस्त भी होते हैं जो उसको डिलीवरी वाली ड्रेसिंग में देखकर कहने लगते हैं कि तुमने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की थी और तुम अब डिलीवरी का काम कर रही हो। वो तो बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि लिली के आकर पार्टी को खराब मत करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट वो तो लिली की मिन्नतें करने लगती है कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मुझे तुम्हें अपनी बेटी नहीं देनी, तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हो ना, अगर तुम उसका ट्रीटमेंट करवा रही होती तो वो हॉस्पिटल में होती, अभी वो कहाँ पर है मुझे बताओ। पर लिली उसे कुछ भी नहीं बता रही होती, ये तो उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। वैसे वहाँ पर शीचेंग आ जाता है तो लिली उसे कहने लगती है कि ये देखो ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी को खराब करने के लिए आई है। तो वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आई हूँ। तो शीचेंग कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दिया था ना, तुम्हारे लिए वो बर्डन थी क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ चक्कर चलाना था। तो वह कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसकी बात वहाँ पर नहीं सुनी जाती बल्कि उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। पर शीचेंग भी वहाँ पर नहीं रुकता, वैसे उसके पीछे बाहर आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि क्या तुमने ऐसा नहीं किया। उसे वापस से वही क्वेश्चन पूछा होता है, पर वो कहती है कि नहीं मैंने उसको एक रीजन की वजह से दिया था। अब उसे तो वो रीजन वही लग रही होती है कि इसने किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना था और इसके बच्चे इसके लिए बर्डन बन रहे थे। और वैसे शीचेंग उसकी आवाज सुनकर वहाँ से खुशी से जाने लगता है तो उसकी चिल्लाने के पीछे से आवाज आती क्योंकि लिली ने उसको
उसको वहाँ से किडनैप कर लिया था, बट पीछे मुड़ने पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। और इधर शीजो के सभी बच्चे दिखाए जाते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आए थे, बट वहाँ पर मॉम नहीं होती। अब उन्हें पता लगता है मॉम की लोकेशन से कि मॉम को कहाँ पर लेकर जाया गया है। उसी तरफ वो निकल जाते हैं। यहाँ शीजो दिखाई जाती है जिसको बांध दिया जाता है, लिली उसके पास ही होती है और उसको उसकी बेटी की वीडियो भी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी बेटी की काफी हालत खराब होती क्योंकि ना तो उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता ना कुछ, बस एक जगह पर फेंका हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी बीमारी की वजह से यहीं पर मर जाएगी। और लिली उसे कह रही होती है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में हो तब तक मैं अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर सकती और तुम शीचंग पर भी नजर रखकर बैठी हुई। तो वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारा शीचंग नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया या मैंने शीचंग के साथ कुछ किया जिसकी वजह से तुम मुझे ऐसा समझती हो? तुम मुझे इस तरह का टॉर्चर क्यों करती रहती हो? बट लिली को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा होता। वैसे मैनेजर आकर बताता है कि कुछ बच्चे बाहर आए हैं, तो लिली कहती है कि ये इसके ही बच्चे होंगे, जरा मैं उनसे बात करके आती हूँ। ये कहकर जब बाहर जाती है तो उसके बच्चों को वहीं पर धक्का दे देती और वहाँ से अंदर नहीं आने देती और वापस अंदर आ जाती है। अब वो अपनी मॉम की हेल्प करना चाहते थे पर उन्हें पता था कि वो इस तरह तो अंदर नहीं जा सकते, पर सोचते हैं कि हमें अपने डैड्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। इसलिए तीनों के तीनों अपने डैड्स को कॉल करते हैं और तीनों के डैड कॉल अटेंड करने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उन्हें बताया जाता है कि मॉम मुसीबत में आकर डैड बचा ले। तीनों ना सोचते ना समझते हैं, बस बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ तक कि शीचेंग को भी लिली पर शक हो जाता है। इसी वजह से वो भी शीजो की बेटी को ढूंढने लग जाता है। उसे पता होता है कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है, तो हर जगह से पता लगवाने के बाद वो इस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर लिली ने इसकी बेटी को रखा हुआ था। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद वो जैसे ही गार्ड से कुछ पूछने लगता है, गार्ड तो उसे देखकर डरा होता है क्योंकि लिली मैम ने सख्त मना किया था कि यहाँ पर शीचेंग ना आए। वो पूछने लगता है कि सर आप यहाँ पर कैसे? तो वो कहता है कि बताओ सिबाओ कहाँ पर है। वो जब कुछ नहीं बोला होता तो ये उसे साइड में करता खुद ही सिबाओ को ढूंढने लग जाता है। सिबाओ एक रूम में मिल भी जाते तो फौरन से सिबाओ को उठाता है और उठाकर जब बाहर लेकर आता तो गार्ड फौरन से शीचेंग के सामने उसके पाँव में बैठ जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, लिली मैम ने ऐसा करने को बोला था। सिबाओ भी जैसे ही उठकर अपने डैड को देखती तो कहने लगती है कि डैड आप क्या मुझे बचाने के लिए आ गए? मैंने पहले आपसे झूठ बोला था कि मैं आपकी बेटी नहीं और मैंने वैसे आपको डैड बोल दिया था, पर मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं आपकी ही बेटी हूँ और सच में आप मेरे रियल डैड हैं। ये कहकर वो वापस से बेहोश हो जाती है। अब शीचेंग को भी असल हकीकत का पता लग चुका था और यहाँ पर शीजू अभी भी लिली को यही कह रही होती है कि प्लीज मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर वो तो उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रही होती। वैसे उसे बाहर से शोर की आवाज आती है तो मैनेजर से कहती है कि जाओ देख कर आओ कि बाहर कौन है। मैनेजर तो वहाँ से बाहर देखने के लिए जाने लगता है और वैसे ही पता लगता है कि तीनों बच्चों के डैड आ चुके थे। हर डैड अपनी बेटी के साथ अंदर आ रहा होता उनकी मॉम को बचाने के लिए। यहाँ तक कि शीचेंग भी अपनी बेटी के साथ उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। मैनेजर ये चीज देखते साथ ही शीजू के पेट में नाइफ मार देता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर वो पकड़ा जाने वाला है, तो पहले शीजू को मार कर मरेगा। ये देखकर शीचेंग भागकर उसके पास आता और उसे आकर सॉरी वगैरह करने लगता है। कहता है कि ये टाइम सॉरी करने का नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे पता है कि मैं लेट हो गया तुम्हें समझने में, पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। वैसे ही शीचेंग के सभी गार्ड्स वगैरह ने लिली को पकड़ लिया था। लिली अभी तक उसी बात पर टिकी हुई थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो तो कहती है कि मैं तो यहाँ पर इसे देखने के लिए आई थी। तो शीचेंग कहता है कि अच्छा तुम अपनी कंपनी में किसी को बंद कर दो और फिर उसको देखने के लिए आओगी? क्या तुम्हें याद नहीं है कि ये तुम्हारे नाम पर कंपनी है और अगर तुम्हारी कंपनी में कुछ हो रहा है तो तुम्हें पता ही नहीं होगा? तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? पर लिली बाकी सबको देखकर पूछने लगती है कि आप लोग कौन हो? तो वो बताते हैं कि हम भी यहाँ पर शीजू को बचाने के लिए आए हैं। लिली को अब जाकर समझ आता है कि ये तो बाकी बच्चों के बाप होंगे ना, जिनके बच्चे उठाकर मैंने शीजू को दिए थे। अब की बार तो लिली की गर्दन शीचेंग खुद पकड़ लेता और उससे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें ऐसा घटिया कभी भी नहीं समझा था। वो शीचेंग से सॉरी करने लगती है, कहती है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया। तो वो कहता है कि तुम्हें सॉरी मुझसे नहीं बल्कि शीजू से करनी चाहिए। तो वो शीजू से सॉरी करती है पर शीजू से कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, जबकि उसे नाइफ लगी हुई थी पर फिर भी वो किसी तरह ये सब कुछ बोल रही होती है। अब इसने तो इसको माफ नहीं किया था। लिली को भी पता था कि उसे जेल में जाना होगा। वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है, बल्कि उसे लेकर जाया जा रहा होता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद शीचेंग चाह रहा होता है कि शीजू उसे भी माफ कर दे, पर शीजू उसे भी माफ नहीं करती। और वैसे दिखाया जाता है कि तीनों के डैड्स मीडिया वालों को बता रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा है। सी ग्रुप का सीईओ कहता है कि ये मेरा बेटा ही मेरी कंपनी को बाद में संभालेगा और दूसरा जो एक्टर का बेटा होता है वो कहता है कि ये मेरे बाद मेरी जगह पर सिंगिंग करेगा और जो इन्वेस्टिगेशन वाले का बेटा होता है वो कहता है कि ये बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है और बाद में इसका जो दिल करेगा ये वो करेगा। तुमने बोला था ना कि तुम्हें तो ऐसा यूजलेस डैड नहीं चाहिए, अब तुम्हें कैसे ये वाला डैड एक्सेप्ट है? तो वो कहता है कि चलेगा ऐसा डैड भी। इधर शीचेंग हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो वो लेकर शीजू के लिए आया होता है, बट शीजू तो उसको साफ मना कर देती है कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट करूंगी। क्या फायदा इतना सब होने के बाद तुम्हें बात पर यकीन आए और तुम मेरी साइड लो, वरना तो तुम अंधा यकीन करे थे ना लिली पर। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी प्यार नहीं कर पा रहा होता। उसे कहने लगती है कि मेरी बेटी को भी प्यार नहीं करो। वैसे ही बाकी डैड्स अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही इसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वो सभी को रूम में अंदर आने की परमिशन देती है, बट जैसे शीचेंग आने लगता है तो फौरन से उसे रोक देती है कि तुम बाहर रहो और शीचेंग को बाहर छोड़कर रूम का डोर क्लोज कर देती है और सभी डैड्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है अपनी बेटी को लेकर। सभी एक एक करके उसे कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। एक तो 3 विलास उसे दे रहा होता और दूसरे वाला उसे अपना बैंक का कार्ड
गाड़ी देने लगता है कि इसमें 30 मिलियन है और तीसरा भी कुछ देने लगता तो उससे पहले ही मना कर देती है कि नहीं, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि आपने मेरी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पहले से ही 2 मिलियन दे दिए हैं, मुझे बस आपके इतने ही पैसों की जरूरत थी, थैंक्स आपने उस टाइम पर मेरी हेल्प की। पापा कहते हैं कि आपने इतना टाइम हमारे बच्चों का ख्याल भी तो रखा है, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना कोई इतना मुश्किल तो काम भी नहीं था, ये मेरे बच्चे थे, मैं इनका ख्याल ना रखती तो कौन रखता। अब तीनों बताते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं रहना चाहते और हम भी चाहते हैं कि वो अपनी मॉम के पास रहे, आखिर आपने इतना टाइम इनका ख्याल रखा है तो आपसे अलग हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते और बाकी हम इनके लिए खर्चा वगैरह भेजते रहेंगे और इनसे मिलने के लिए भी आते रहेंगे। तो वो भी ये बात सुनते खुश हो जाते, कहने लगती कि क्या सच में। और इधर शीचेंग दिखाया जाता है जिसके लिए उसकी बेटी डोरा ओपन करती है और अपने डैड से मिलने के लिए आती है और डैड से कहने लगती है कि आप मेरे डैड बुरे हैं पर मैं अपनी मॉम को धोखा नहीं दे सकती और मॉम ने बोला है कि आप बुरे हैं तो इसका मतलब आप बुरे हैं, मैं मॉम के साथ हूँ। शीचेंग तो चाह रहा होता है कि उसकी बेटी उसे भी अंदर ले जाए बट वो कहते हैं कि नहीं डैड ऐसा नहीं हो सकता और फिर से डैड के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। असिस्टेंट भी ये देखकर हंस रहा होता है तो उसे तो असिस्टेंट पर ही गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि तुम फ्लावर अच्छे नहीं लेकर आए थे, ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे ही सी ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स वगैरह आज की मीटिंग में शी के आने का वेट कर रही होती है। उन्होंने बस उसका शी ने भी सुना था और ये भी सुना था कि वो बहुत ही अच्छा काम करती है, वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, इसी वजह से मिस्टर सी उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आखिर हम भी तो देखेंगे वो लड़की कौन है। और इधर शीचंग भी दिखाया जाता है जो उसी की कंपनी में पहुंचा होता है, वो यहीं पर शीजू के आने का वेट कर रहा होता है ताकि वो उससे वापस से सॉरी कर ले और वो ये भी चाहता था कि वो शीजू से शादी भी कर ले। आखिर है तो ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। वैसे शीजू दिखाई जाती है जो कार से कंपनी आ रही होती है तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और जैसे ही अंदर पहुंचती है वैसे उसके पीछे पीछे शीचंग भी आ जाता है। शीचंग को लड़कियां देखकर कहने लगती है कि ये लड़का तो फिर से आपके पीछे आ गया है। वो भी उसे देखकर कहती है कि लगता है शी ग्रुप काफी ज्यादा फ्री हो चुकी है, उसके पास कोई भी काम नहीं होता, इसी वजह से तो ये हमेशा सी कंपनी में आते रहते हैं। शीजू से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो पर वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बार बार आकर डिस्टर्ब मत किया करो। और उसकी किसी भी सॉरी को नहीं एक्सेप्ट करी होती। वैसे वहाँ पर मिस्टर सी आ जाते जो आकर इसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम तैयार होकर आ गई। तो वह कहती है कि जी। वो से पूछता है कि अच्छा तो फील कर रही हो ना। तो वह कहती है कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, मैं इस तरह कभी भी किसी के सामने आकर नहीं बोली। तो वह कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। इन बातों के बाद वो मिस्टर सी के साथ ही वहाँ से चली जाती है और सबके सामने बैठकर अपना जब इंटरव्यू दे रही होती है तो ये इंटरव्यू अब ऑनलाइन भी आ चुका था और वही वाला लड़का भी इस इंटरव्यू को देख लेता है जिसने इसकी बेटी को किडनैप किया था। वो तो इसे देखते साथ ही गुस्से में आ जाता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी बेटी पर गुस्सा निकालने लग जाता है, उसे मारने लगता है। पहले भी वो इसी तरह उसे मारता था और अब की बार तो उसे मारते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और ना ही बनूंगा, तुम्हारा रियल डैड और मॉम तो कोई और है। अब बच्ची को तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता और उसे काफी ज्यादा मार भी पड़ी होती है। तो वो सोचने लगती है कि फिर तो मुझे अपनी रियल मॉम को ढूंढना चाहिए, मेरी बायोलॉजिकल मॉम कौन होंगी। वैसे किंडरगार्टन में दिखाया जाता है कि शीजू के सभी बच्चे भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि एक बच्ची उनके आगे बेहोश होकर गिर गई है। ये देखकर वो फौरन से मॉम को बताते हैं कि किंडरगार्टन में एक बच्ची बेहोश हो गई है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब वो उस बच्ची को हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं तो मॉम के आने का वेट कर रहे होते हैं। मॉम जैसे ही आकर उस बच्ची को देखती है तो देखकर कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस बच्ची को कहीं देखा है। बट अपने बच्चों से पूछती है कि क्या ये वही बच्ची है जिसको तुम लोगों ने अपने सामने बेहोश होते हुए देखा है। तो वो कहते हैं कि जी मॉम ये वही है। शीचेंग भी साथ होता है। अब उस बच्ची को जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मैं आप लोगों पर बर्डन नहीं बनना चाहती और जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक। पर डॉक्टर से उन्हें ये पता लगा था कि ना खाने की वजह से वो बेहोश हुई है। तो शीजू से कहती है कि हम कहीं पर खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर अपने बच्चों के साथ ही उसे होटल में खाना खिलाने के लिए ले आई थी, जहाँ पर उसके साथ में बैठकर दोनों ही उसे खिला भी रहे होते हैं और उसके फेस को भी साफ कर रहे होते हैं। और इसी में शीजू उसके जिस्म पर चोटों के निशान देख लेती है, मार वगैरह, जिससे वो समझ आती है कि इसकी फैमिली इस पर जुल्म करती है। पर वो अपने बच्चों के सामने ये चीज शो नहीं करवाना चाहती थी, इसी वजह से शीचेंग से बोल देती है कि बच्चों को तुम घर पर छोड़ देना, मैं इसे लेकर जा रही हूँ इसके घर पर छोड़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब बच्चे जो आपस में बात करने लगते हैं कि डैडी इतने खुश क्यों हमें घर छोड़ने पर, ऐसी क्या बात है। तो उन लोगों की बातें सुनकर शीचेंग कहने लगता है कि मैंने सुन रहा हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात करो, चलो चुप करके खाओ। और इधर शीजो दिखाई जाती है जो उसे लेकर जा रही होती है तो उसे पूछी होती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसे पता होता है कि मेरा घर कहाँ है। वो अपने डैड के बारे में भी बता रही होती है कि मेरे डैड सिटी से मुझे विलेज में लेकर आए हैं, क्योंकि जहाँ पर डैड ऑफिस में काम करते थे वहाँ के बॉस ने डैड को निकाल दिया था और किंडरगार्टन भी वहाँ से करीब था, इसीलिए अब मुझसे किंडरगार्टन दूर हो गया है। यही सब बातें सुनते हुए शीजू उसे लेकर पहुंचाती। जैसे वो घर के अंदर एंटर होती है वो आदमी तो उसे देखते साथ ही फौरन से छुप जाता है, विंडो से छुप छुप कर उन्हें देख रहा होता है। कहने लगता है कि इसे यहाँ तक के रास्ते का कैसे पता चला और ये अपनी बेटी को साथ में लेकर क्यों आई है। वो भी घर में देखने लगती है कि कोई भी नहीं है तो देखकर कहने लगती है कि आंटी मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपने घर पे एंजॉय करवाऊंगी, मेरे डैड भी घर पर नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। और इधर शीचेंग जिसकी बेटी अपने डैड से पूछ रही होती है कि डैड मॉम उसे वापस छोड़ने के लिए क्यों नहीं चली गई, वो हमारे साथ क्या नहीं रह सकती थी और उसकी भी बाजू पर वैसा ही निशान है जैसा मेरी बाजू पर है। ये सुनते ही शीचेंग के कान खड़े होते हैं और कहने लगता है कि क्या सच में। तो वह कहती है कि जी डैड यही एग्जैक्ट जगह पर था
अब शीचेंग को तो यही होता है कि इसका मतलब वो तो तुम्हारी सिस्टर हो सकती है ना, मतलब मेरी बेटी। वो तो फौरन से इसको कॉल वगैरह करने लगता है, बट इससे पहले ही शीजो पर हमला हो चुका था उसके डैड की तरफ से। बट शीजो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसको पीछे की तरफ धक्का देती है। शीजो तो फौरन से उसे पहचान जाती है, उसे भी पता लग जाता है कि ये तो मेरी अपनी बेटी है। उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और उसे मारने लगती है। इससे पहले उसकी बेटी भागकर अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड आप ठीक तो है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम फौरन से इसके पास से हटो। पर इतने टाइम में उस पर्सन ने इसकी बेटी को गले से पकड़ लिया था और कहने लगता है कि तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसलिए वो उसके सामने हाथ खड़े कर देती है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो पर्सन उसको चेयर के साथ बांध देता है। तो जब उसको बांध ही देता है तो शीजो की बेटी भी पूछने लग जाती है कि डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी आंटी है। पर उसके डैड तो उसे भी धक्का देकर गिरा देते हैं और यहाँ तक कि उसके पास आकर उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी रियल मॉम है, तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम। तो वह कहती है कि क्या सच में ये मेरी बायोलॉजिकल मॉम है, तो वह कहता है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है कि किस तरह वो इसकी इस बेटी को शीजो के पास से लेकर गया था और शीजो वहाँ पर रोती रह गई थी। शीजो ये सब सोचकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, यहाँ तक कि अपने बंधे हुए हाथ भी खोल लेती है और फौरन से अपने आप को खोलकर अपनी बेटी के पास आ जाती है। उसे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। इससे पहले वो उन दोनों को मारता वहाँ पर शीचेंग बचाने के लिए आ जाता है। उसकी एंट्री बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और वो पर्सन शीचेंग के सामने भी हार नहीं मानता। उसे जैसे ही मारने लगता है नाइफ से, तो वो उसकी नाइफ को आगे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर भी काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, ब्लड भी आ रहा होता है। बट फिर भी वो अपने आप को नाइफ नहीं लगने देता और उसको गिरा देता। उसके गार्ड्स वगैरह उस पर्सन को पकड़ लेते हैं और वहाँ से उसे खींच कर ले गए थे। अब शीचेंग उसके जाने के बाद उसे कहने लगता है कि मैं लेट तो नहीं हुआ ना आने में। वो इसे बस देख रही होती है और फिर उससे उसका हाल भी नहीं पूछती, बल्कि बस ये कहती है कि मुझे अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वैसे ही असिस्टेंट आकर शीचेंग से कहने लगता है कि आपने उसे बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी, पर उसने तो आपका हाल तक नहीं पूछा। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, खैर है। वैसे ही शीजो के 5 बच्चे दिखाए जाते हैं जो बहुत ही प्यारा तैयार होकर अपनी मॉम के अवार्ड शो के लिए आ रहे होते हैं। शीजो सबको देखकर कहती है कि मॉम को बस अवार्ड मिलना, आप लोग इतना अच्छे से तैयार होकर क्यों आए हुए हो। तो वह कहते हैं कि हमारी मॉम को अवार्ड मिलना है तो हम अच्छे से रेडी वगैरह होकर क्यों ना आते, अपनी मॉम के लिए आना था। शीजो अपने बच्चों से भी बात कर ही रही होती है तो उसकी मॉम आ जाती और वापस अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा मीठी बनने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी बेटी तो बहुत अमीर हो चुकी है। तो वह कहती है कि मॉम अब वो वाली मॉम तो नहीं है जो पहले थी। तो उसकी मॉम कहती है कि उन बातों को भूल जाओ ना, सब कुछ भूल भुलाकर वापस से हम मदर डॉटर वाले रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं। खैर वैसे इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी मॉम की बात का कोई भी आंसर नहीं देती और चुप करके जो भी अनाउंस हो रहा होता है उसे सुन रही होती है। अब वहाँ पर 2 लड़कियों का नेम अनाउंस होता है। जो उसकी साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, अब इसे तो पता होता है कि अवार्ड इसे ही मिलेगा, बट अवार्ड के टाइम पर वो पर्सन तो कार्ड से नेम भी नहीं पढ़ता, बस उस लड़की का नेम बोल देता है। ये सुनते उसका बेटा फौरन से उठकर कहने लगता है कि आपने तो कार्ड से नेम भी नहीं देखा और कैसे बता दिया है कि आज की विनर कौन है। अब वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट वो लड़की उठकर कहने लगती है कि अवार्ड मुझे मिला है तो मुझे मिला है। वैसे ही पीछे से गवर्नर आ जाते हैं जो आकर कहने लगते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि अवार्ड किसे मिलता है। मैं तो स्पेशली इस इवेंट पर शीजो की वजह से आया हूँ। ऑर्गेनाइजर भी फौरन से गवर्नर को देखकर उनकी तरफ आ जाता है और कहने लगता है कि गवर्नर आप यहाँ पर, तो कहता है कि तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि शीजो की वजह से यहाँ पर हूँ, इस छोटी बच्ची की वजह से। और तुम क्या यहाँ पर जो अवार्ड दे रहे हो क्या वो फेयर नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं ये तो बस मैं ऐसे ही नेम बोल रहा था, बल्कि अब वाला रियल नेम मैं बोलूंगा। ये सुनती वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, अवार्ड तो मुझे मिला है। तो वो उसे इशारा चुप होने का करता और कहता है कि तुम्हारे पैसे जितने भी हो पर अब वाली चीज से कम है, अब तो गवर्नर खुद आ गए हैं तो मुझे फेयर ही काम करना होगा। वो लड़की तो गवर्नर के साथ लड़ने लग जाती है कि आपने अपने आप को काफी पावरफुल समझा होगा, बट मेरी फैमिली भी किसी से कम नहीं है। तो गवर्नर कहते हैं कि अच्छा देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं किसी की पावर देखने या दिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि जो चीज ठीक है मैं बस वही करवाने के लिए आया हूँ। अब ऐसे शीजो को अवार्ड मिल जाता है और शीजो के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते। शीजो भी गवर्नर के पास आकर उन्हें थैंक्स कहने लगती है, बट गवर्नर कहता है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है और वो पर्सन तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा है। शीजो को पता लग जाता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शीचेंग है, इसलिए फौरन से बाहर जाती है। शीचेंग जो जाने लगा तो उसे रुकने का बोलकर रोक देती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर गवर्नर को भेजा और मैं नहीं चाहता था कि जो तुम्हारे साथ पहले होता रहा वो अभी हो। यहाँ तक कि वो तो उसके सामने बैठकर उसको शादी के लिए पूछता है। तो ये फौरन से उसे कहने लगती है कि यहाँ पर काफी लोग हैं और तुम्हें देख रहे होंगे, प्लीज यहाँ से उठ जाओ। पापा कहता है कि नहीं मुझे आंसर चाहिए, तो वो उसे हाँ कर देते। तो ये फौरन से उसे उठाकर घुमाने लगता है। 5 बच्चे भी अपने मॉम डैड को देखकर खुश हो रहे होते हैं और यहीं पर हमारी इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय।